Namaskar. I welcome you all in this video. In this video, I will talk about the burning issue of Bangladesh and what has led to the opening of this Pandora box and put Bangladesh in this perilous situation. I will mostly focus on the geopolitical aspect of it without delving much into the social and other aspects. So this video will give you complete insight about the dirty geopolitical game and involvement of external powers and vested interests. So let's begin. So before starting this video, before jumping on the topic, I want you to focus on these four quotations by the prominent personalities of USA. आप हेनरी किसिंजर को जैसे ये जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊं तो जैसे इंडिया में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उसी तरीके से ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के। तो अगर आप देखोगे अमेरिका का ये बोल रहा है अमेरिका का कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता और कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपको यूएसए का पॉलिसी समझना है कि आज वो किस तरीके से वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहा है या उनके पॉलिसी आज भी किस तरीके से रिलेवेंट है, तो अगर इन चार अगर कोटेशन को आज अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें किस तरीके से अनफोल्ड हो रही है। तो ये जो है कह रहे हैं कि अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है और आई विल डू एवरीथिंग टू परसू माई नेशनल इंटरेस्ट। अगर आप जॉर्ज बुश के कोटेशन को देखोगे तो इन्होंने बोला था यू आर इधर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। इन्होंने ये जनरली बोला था 2001 के कॉन्टेक्स्ट में जब वॉर ऑन टेरर था उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो बट ये आज भी इनके साथ ये जो बोल रहा है ये जो कोटेशन है आज भी इनके साथ कहीं ना कहीं मोर और लेस जो है ये फुलफिल होता है कि या तो आप मेरे साथ हो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ या तो वो करो, नहीं तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आई विल पनिश यू। सो एनीवेज आई हैव यू हैव टू फॉलो माय ऑर्डर। आप जेम्स मैटिस के इस कोटेशन को अगर देखोगे तो जेम्स मैटिस जो है जिस तरीके से इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उसी तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ये आप कह सकते हो ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे और ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल भी रह चुके हैं आपके यूएस के आर्मी में। तो इनका काफी ज्यादा से है पेंटागन में। तो जिस तरीके से वहाँ का मिलिट्री किस तरीके से पेंटागन किस तरीके से ऑपरेट करती है या उनके किस तरीके से डिफेंस रिलेशन होते हैं फॉरेन कंट्री के साथ, तो आप इनके साथ देख सकते हो बी पोलाइट बी प्रोफेशनल बट हैव अ प्लान टू किल एवरीबॉडी यू मीट। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कंट्री के साथ अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या लेटर ऑन अगर मान लो क्या उस कंट्री के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होता है तो आपको किस तरीके से उस कंट्री को आपको हराना है या उस कंट्री को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। सिमिलरली आप यहाँ देखोगे हेनरी किसिंजर का फिर से एक कोटेशन है इन द एंड पीस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय हेजेमनी और द बैलेंस ऑफ पावर। सो ये जो गेम अभी चल रहा है, ये जो जितना प्रॉब्लम आज आप देखोगे या फिर जो आज तक होता है, इट इज ऑल अबाउट हेजेमनी। तो हेजेमनी क्या होता है, ये जो किस तरीके से जो है अपना आपका जो है जो पावर आप किस तरीके से असर्ट करते हो पूरे वर्ल्ड में, आप अपने जो डोमिनेंस है उसको किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हो। तो आज का अगर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इन जो आज जो है यूएसए सोल पावर है, सुपर पावर है, तो इनका हेजमनी को आज के टाइम पे चैलेंज कर रहा है कौन? चाइना और रसिया। और अभी मेजर जो अगर आप इसको देखोगे क्या चल रहा है, अभी आप देख रहे होगे क्या रसिया यूक्रेन वॉर काफी टाइम से चल रहा है और फिर अब अभी रिसेंट में इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है। तो अभी आप देखोगे यूएसए क्या चाह रहा है, अगर रसिया यूक्रेन वॉर से अगर किसी भी कंट्री के साथ यूएसए ये चाह रहा है कि रसिया को हम कंप्लीट आइसोलेट कर दें, रसिया के साथ कोई भी कंट्री ट्रेड ना करे, रसिया जो है कंप्लीट आइसोलेट हो जाए। बट और सिमिलरली अगर आप देखोगे क्या इजराइल हमास के केस में भी, तो यूएसए क्या चाह रहा है कि इजराइल को सपोर्ट मिले और हमास जो है आइसोलेट हो जाए। तो अभी आप इंडिया के केस में देखोगे इंडिया जो है ये चीज नहीं कर रहा है। इंडिया अपना क्या परसू कर रहा है, इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परसू कर रहा है। अगर बांग्लादेश के इस सिचुएशन को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी लास्ट 1-2 साल में आपका सब कॉन्टिनेंट में क्या अनफोल्ड हुआ है। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को या और अदर कंट्रीज के चीजों को देखोगे क्या वहां पे क्या क्या चीजें हुई हैं, तो आपको बांग्लादेश का सिचुएशन काफी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से जो फॉरेन पावर्स होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो इंडिया जो है अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना परसू कर रहा था, क्या रसिया से जो है ऑयल बाय कर रहा था। तो ये चीज जो है यूएसए को
पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से जो यूएसए क्या किया कि अगर आप ये जो अगर देखोगे कि आप मेरे साथ हो नहीं तो आप मेरे साथ अगेंस्ट में हो, तो ये चीज आप यहाँ इनकेस देखोगे कि रसिया को ये चीज इंडिया और यूएसए को ये चीज पसंद नहीं आ रहा था कि रसिया जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनके साथ ऑयल बाय कर रहा है। तो उन्होंने फिर यूएसए ने क्या सोचा, ठीक है अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपका जो फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया के केस में अगर मैं बताऊं तो इंडिया के केस में जो इंडिया का वल्नरेबिलिटीज है या इंडिया का फॉल्ट लाइन है वो आपका क्या क्या है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा खालिस्तान का इशू जो था, हमारे यहाँ मणिपुर का इशू था, फिर हमारे यहाँ कश्मीर का इशू है, और फिर लास्ट ईयर अभी देखोगे तो लास्ट ईयर जो है और इस टाइम का जो इलेक्शन ईयर भी था। तो ये सारा चीज किस तरीके से फिर यूएसए ने इन चीजों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, क्या अगर आप इंडिया को जो है प्रेशराइज करने का, ये सारा जो है ये सारे जो अगर आप देखोगे ये सारा एक प्रेशर टैक्टिक्स होता है, किस तरीके से जो अदर कंट्री है उसके फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने का। तो यहाँ देखोगे खालिस्तान इशू में किस तरीके से यूएस ने सपोर्ट कर रखा है। अगर आप खालिस्तान इशू को देखोगे तो सारा खालिस्तान इशू जो है वेस्टर्न कंट्रीज के बैक्ड है। प्राइमरली अगर देखोगे तो यूएसए हो गया, आपका कनाडा हो गया, यूके हो गया और जर्मनी हो गया। यूएसए को क्या है कि यूएसए जो है इंडिया को इस बात के लिए चेक में रखता है कि अगर आप अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू करते रहोगे तो आपको जो है हम फिर इस तरीके से पनिश करेंगे, आपके कंट्री में जो है हम खालिस्तान का इशू को हम लोग फंड करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरीके से आप देखोगे क्या कनाडा भी काफी इसमें जो यूएसए करता है सिमिलरली वही चीजें कनाडा भी करने लगता है। यूके का केस में देखोगे तो यूके भी लास्ट ईयर आप देखोगे यूके के साथ जो है हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम साइन करने वाले थे। तो यूके ये चाह रहा था क्या हमें जो भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमारे टर्म्स में हो। तो इस वजह से यूके जो है इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ताकि जो है आप जो है हमारे साथ हमारे टर्म्स में एफटीए को साइन कर ले। तो हर एक कंट्री का जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है उस चीज को परसू करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो दूसरे कंट्रीज है, सामने वाले कंट्रीज है, उसके फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। तो इंडिया के केस में जैसे मैंने बताया कि खालिस्तान का इशू जो है जनरली ये सारे यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी ये सारे जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे क्या इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए कि आप हमारी बात मानो। उसी तरीके से मणिपुर का इशू अगर देखोगे तो मणिपुर जो है काफी ज्यादा बर्निंग इशू रहा था। मणिपुर में देखोगे कि ये भी जो है आपका कहीं ना कहीं यूके यूएस के द्वारा फंडेड था और चाइना के द्वारा ये जो है सपोर्टेड था। तो अगर आप देखोगे अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से मणिपुर इशू जो है ये सारा पिक्चर में आ रहा था, तो किस तरीके से ये एक्सटर्नल कंट्रीज के द्वारा बैक था। बट आपको फिलहाल के लिए आपको ये जानना है क्या क्या चीजें जो है चीजें अनफोल्ड हो रही थी हमारे कंट्री में और किस तरीके से फॉरेन पावर का इन्वॉल्वमेंट था, क्या हमें इस चीज को बोलने में क्या आपको जो है हमारी बातों पे हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे आना पड़ेगा, आपको रसिया को सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे से देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से इंडिया को किल करना है। तो इंडिया को किल करने के लिए ये सारा प्लान था, क्या आपको खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, मणिपुर के इशू को सपोर्ट कर रहा है। इस साल हमारा क्या था, हम इलेक्शन ईयर में भी थे, तो इलेक्शन ईयर में क्या थे, तो इसकी वजह से आप यहाँ देखोगे क्या जो है जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो सारे जो है इंडिया के इलेक्शन में काफी ज्यादा मेडल कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो पीएम तो ये सारे जो ये देखो यूएस ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन। सिमिलरली आप देखोगे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर साहब ने ये चीज बोला था किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया जो है हमारे इलेक्शन को डिस्टेबलाइज कर रहा था। जस्ट बिकॉज क्या अगर आप देखोगे ये इलेक्शन को डिस्टेबलाइज करने का भी इनका एक ही रीजन था कि हमारे कंट्रीज में जो है अगर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो अगर गवर्नमेंट जो है स्ट्रांग नहीं बनती है, तो स्ट्रांग गवर्नमेंट अगर नहीं बनेगी, एक वीक गवर्नमेंट अगर होती है तो ये हमेशा जो है वेस्ट के फेवर में रहेगा, क्या वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन, स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाएगी। जो आज जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये परसू कर रहा है इंडिया, वो जो है आपके वेस्ट के इंटरेस्ट में नहीं होगा, वेस्ट के इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो इसके वजह से ये सारी चीजें चल रही थी। तो आप देखोगे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया के केस में भी क्या हुआ है कि इंडिया के केस में जिस तरीके से बहुत टाइम के बाद जो है नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर वो रसिया को विजिट करने को गए। तो ये चीज जो है यूएसए को पसंद नहीं आया। उसके बाद देखोगे अब काफी सारा कमेंट आने लगा जो अमेरिका के एम्बेसडर है इंडिया के लिए एरिक गारसेटी, इन्होंने फिर कमेंट करना स्टार्ट किया क्या जो है अभी कुछ दिन पहले का ये न्यूज है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था यूएस को। क्या यूएस काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेट था, क्या जो है वो इंडिया जो है कंटिन्यू कर रहा है रसिया के साथ इंगेज
किए जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे इनको कंप्लीटली देख सकते हो कि इसके वजह से इंडिया ने फिर इंडिया को पनिश करने के लिए रसिया ने सॉरी यूएसए ने क्या किया, क्या यूएसए फिर अपना पाकिस्तान का गेम खेलने लगा। पाकिस्तान का कश्मीर का जो है किस तरीके, अभी आप देखोगे क्या, अभी नरेंद्र मोदी का रसिया टूर होने के बाद से आप देखोगे क्या कश्मीर में अचानक से काफी ज्यादा इंसर्जेंसी जो टेररिज्म जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो वो ये भी आपका एक प्रेशर टैक्टिक्स था, किस तरीके से यूएस ने फिर यहाँ पे देख सकते हो आप क्या यूएस ने पाकिस्तान को 100 मिलियन का आपका इनको एड दिया है। ये किस बात को लेकर कह रहे थे कि हम जो है यहाँ पे चाइना से अलग करने के लिए इनको दे रहे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए दे रहे हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान को अगर यूएस पैसा दे रहा है, तो अगर फंड दे रहा है तो वो पैसा किस तरीके कहाँ डाइवर्ट होने वाला है, कहाँ चैनलाइज होने वाला है। इवेंचुअली वो पैसा जो है कहीं ना कहीं वो टेररिज्म के फॉर्म में ही इंडिया में आने वाला है। और वही चीज आपको कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही इंडिया नरेंद्र मोदी रसिया का टूर करते हैं, उसके बाद फिर एरिक गारसेटी का जो है यहाँ पे ऐसा इंटिमिडेशन जो है इंटिमिडेट करने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं, क्या आप जो है हमारे इंडिया यूएस रिलेशन को ग्रांटेड मत लीजिए वगैरह वगैरह। तो ये सारा काफी ज्यादा प्रेशर इंडिया पे बनाया जा रहा था। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद फिर उसका रिजल्ट जो है आपको कश्मीर में देखने को मिलता है, क्या कश्मीर में इंसर्जेंसी। तो हमारे जो फॉल्ट लाइन्स है बेसिकली, क्या जो कश्मीर में हमारा टेररिज्म हो गया, मणिपुर में हो गया, या फिर खालिस्तान का इशू हो गया, इलेक्शन में किस तरीके से यूएसए जो है अगर देखोगे क्या ऐसा कहा जाता है कि यूएसए जो है हमारा एक अलाइज है हमारा जो है। लेकिन आप देखोगे अगेन जो यहाँ पे अगर मैंने जो कोटेशन बताया कि अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज ओनली इंटरेस्ट, तो इंडिया के केस में भी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ क्या जो सभी कहते हैं कि यूएसए जो है इंडिया का फ्रेंड है, लेकिन इंडिया का डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ फ्रेंड ऑफ, और सिंपली यू कैन से क्या जो है इंडिया यूएस का अलाय होने के बावजूद भी ये देख सकते हो कि यूएस किस तरीके से एक डर्टी गेम खेल रहा है, जस्ट बिकॉज क्या आप जो है जो भी आपको रसिया के साथ किस तरीके से टाई खत्म करना है, जो रिलेशन आपको खत्म करना है। लेकिन इंडिया क्या है अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू कर रहा है, तो इंडिया यूएस की बातों में नहीं आ रहा। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि किस तरीके से फिर इंडिया में जितने भी जो अनस्टेबिलिटी हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनमें जो है ये फॉरेन मीडिया का बैकिंग हो रहा है। तो ये आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा था। अभी आपको ये चीज समझ में आएगा कि किस तरीके से फिर यही सारी ऐसा ही सेम स्टोरी जो है बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश के केस में भी आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में किस तरीके से उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, यूएसए का वहां पे क्या इंटरेस्ट है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। उसके पहले अगर मैं मणिपुर इसी को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, क्या मणिपुर का क्या लिंक है, जो आज का अगर आप देखोगे आज का बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज्यादा जो आप देखोगे कि मणिपुर जो है काफी ज्यादा रेलेवेंट है। मणिपुर में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जो है हमारे यहाँ पे मणिपुर काफी टाइम से मणिपुर में प्रोटेस्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि मणिपुर का अगर आप डेमोग्राफी देखोगे और वहाँ का जो पॉपुलेशन देखोगे तो बेसिकली मणिपुर में जो है किन दो जो एथनिक ग्रुप के बीच जो है आपका प्रोटेस्ट हो रहा था, वो था एक मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी। तो मैती कम्युनिटी अगर आप ये देखोगे तो मैती कम्युनिटी जो है ये आपका जनरली मोस्टली जो है आपका ये हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, और जो कुकी कम्युनिटी है ये आपका जो है क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। तो अगर आप देखोगे क्या ये जो चीजें हुई है जो प्रोटेस्ट, तो इसमें अभी इसको मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा कि ये किस तरीके से अगर आप इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को देखोगे तो जब ब्रिटिशर के टाइम पे हमारे इंडिया में जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का, तो आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उस टाइम पे जो सारे जो है ट्राइबल कम्युनिटी रहते थे। तो ट्राइबल कम्युनिटी का क्या इनके साथ प्रॉब्लम था कि ट्राइबल जो जितने भी थे वो सभी नेचर वर्शिप करते थे। तो नेचर वर्शिप करते थे। नेचर वर्शिप के बाद अब देखोगे क्या इन लोगों ने ब्रिटिशर ने क्या किया, एक परमिट लाइन जो कहते हैं इनर परमिट लाइन आउटर परमिट लाइन लाया, और उनके बाद उन कॉन्सेप्ट को लाने के बाद यहाँ पे इन्होंने जो आउटर जो इंडिया जो ट्राइबल का जो कॉन्टेक्ट था वो रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ इन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीटली रोक दिया। तो क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम जो ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी है उनको यहाँ पे लाकर दे दिया, और इन्होंने जितने भी क्रिश्चियन जो मिशनरी थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के पॉपुलेशन को उसने काफी ज्यादा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, और उस सभी को जो है जितने भी ये लोग थे इनको जनरली क्रिश्चियन में
कन्वर्ट किया। तो आप देखोगे कि ब्रिटिश जब इंडिया को छोड़कर जा रहे थे 1947 में, उसका पहले से एक जो गेम प्लान था, गेम प्लान क्या था, क्या आप देखोगे क्या कभी भी वो नहीं चाह रहे थे कि इंडिया का ये जो नॉर्थ ईस्ट हो ये इंडिया के साथ रहे। वो चाह रहे थे क्या यहाँ पे जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है हमेशा से इंडिया के साथ अलग रहे। तो इसलिए पहला चीज तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब 1947 के बाद जब ये छोड़कर चले गए तो उसके बाद इनके दिमाग में ये ऑलरेडी था कि यहाँ पे हमें एक क्रिश्चियन लैंड बनाना है, क्रिश्चियन लैंड बनाना है जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारा एक क्रिश्चियन लैंड होगा। लेकिन आप देखोगे 1947 में ये चीज नहीं हो पाता है। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फिर बांग्लादेश, जब उस टाइम का जो आज जब देखोगे 1947 में जो आज का बांग्लादेश है वो उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान में आप फिर देखोगे कि ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान के से इन्होंने क्या किया, क्या जो आप ये देख सकते हो इस इमेज से अगर मैं दिखाऊं, जो इधर आप देखोगे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है और उस टाइम का ये जो बांग्लादेश है वो था आपका ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो यूके ने क्या किया और जितने फॉरेन पावर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान को अपना बेस बनाया और यहाँ पे से जितने भी ISI हो गए या फिर यूके का MI6 हो गया और जितने भी उनके इंटेलिजेंस एजेंसी थे, उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे 1947 के बाद यहाँ पे इंसर्जेंसी को फ्यूल करना स्टार्ट किया। तो आप देखोगे ये जो 1947 के बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है काफी ज्यादा जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया था, उसका रीजन जो है, जो आप देखोगे उसका रीजन ये था कि ब्रिटिशर का जो पहले का जो सपना था कि यहाँ पे एक क्रिश्चियन लैंड बनाना है, एक जितने ये सारे जो कम्युनिटी थे जिन ट्राइबल्स को उन्होंने क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया था, तो उन क्रिश्चियन से ये चाह रहे थे कि यहाँ पे एक क्रिश्चियन लैंड बने। तो ये 1947 में जब ये नहीं हो पाया, ब्रिटिशर जल्दी जल्दी जब यहाँ से छोड़कर भाग गए, तो उन्होंने फिर यहाँ इस पाकिस्तान में अपना बेस बनाकर यहाँ से ऑपरेट करना स्टार्ट किया, इंसर्जेंसी को फ्यूल किया। तो ये सारे जो चाइना हो गए, यूके हो गया, US हो गया, ये सभी मिलकर जो है यहाँ पे इंसर्जेंसी को फ्यूल करना स्टार्ट किया। उसके बाद आप देखोगे 1971 के केस में, जब 1971 में इंडिया ने इसको यहाँ पे इस पाकिस्तान को आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंस करके बांग्लादेश बनाता है, तो उस केस में भी आप देखोगे कभी नहीं US जो है, यूके और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज ये कभी नहीं चाह रहे थे कि यहाँ से इसका कंट्रोल हट जाए, क्योंकि उसका आप रीजन भी देखोगे कि उस टाइम पे जो है आपका क्या चल रहा था, आपका जो है आप देखोगे कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था। तो यहाँ अगर आप इस पोजीशन का स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चाइना हो गया, इधर ईस्ट एशिया हो गया, और इस साइड जो है अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान जो था, तो पाकिस्तान जो है यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे जो ईस्ट एशिया वाले रीजन थे। तो ये जितने भी आपका ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में, ये तो आपका इस साइड में वेस्ट एशिया में जितने कंट्रीज हो गए जो जनरली मिडिल ईस्ट हो गया, और यहाँ पे सेंट्रल एशिया हो गया, और ये आपका ईस्ट पाकिस्तान था, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान था, और ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो आप देखोगे कि उस टाइम पे भी जो रेलेवेंस था इंडो पाक 1971 के टाइम पे, जो कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान जो है वो इसलिए रेलेवेंट था क्योंकि यहाँ से ये रसिया पे चेक रख सकते थे, मिडिल ईस्ट पे चेक रख सकते थे, और यहाँ से जो है आपका सिमिलरली इस नॉर्थ ईस्ट में जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है उस पे ये चेक रख सकते थे, और चाइना पे भी चेक रख सकते थे। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह था। तो इस वजह से USA कभी नहीं चाह रहा था कि ये जो है हट जाए। तो इसी वजह से US, आप देखोगे USA ने उस टाइम पे बांग्लादेश को जो है जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तो उस टाइम पे आप देखोगे रसिया फिर जो है इंडिया को सपोर्ट किया, और फिर इन्होंने बांग्लादेश का फॉर्मेशन किया था, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस किया था। तो अभी मैं आऊंगा बांग्लादेश का ये चीजों पे। तो आप ये चीज आप देख सकते हो कि किस तरीके से जब यहाँ पे आए थे तो इन्होंने फिर इन लोग सभी ने मिलकर फिर क्या किया, इन्होंने आप देखोगे क्या जितने भी ये सारे कंट्रीज हैं इन्होंने फ्यूल किया यहाँ पे इंसर्जेंसी को, और नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का कोशिश किया। तो ये चीज आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए टाइम के लिए याद रखना है। तो ये सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थे, जो आज का आप देखोगे मणिपुर के वायलेंस के केस में जो हमारा जो कुकी कम्युनिटी है और जो कम्युनिटी है, जो आप देखोगे ये जो रीजन है यहाँ पे देख सकते हो, ये मणिपुर का रीजन है, ये वाला मणिपुर का रीजन है जहाँ पे जनरली मैती और कुकी, मैती अगर देखोगे तो मैती जो है वो इम्फाल वैली पे रहते थे, और जो हिली एरियाज था, हिली एरियाज पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुकी कम्युनिटी रहते थे। और जो कम्युनिटी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कम्युनिटी नागालैंड का था, और जो चीन कम्युनिटी है ये यहाँ पे म्यांमार से। तो आप देखोगे कि जो कुकी कम्युनिटी है उनका रिलेशन है वो चीन कम्युनिटी के साथ था। चीन कम्युनिटी जो म्यांमार के थे, ये नॉर्थ के साइड पे है, उनका रिलेशन, तो यहाँ पे इनके चीन कम्युनिटी का जो है इनके साथ
कुकी कम्युनिटी के साथ था। तो ये यहाँ से फिर क्या किया, इलीगल सेटलमेंट उस टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया और ये फिर सभी जो है हिल एरियाज में जाकर बसने लगे, वहां पे जाकर उन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया। तो बेसिकली ये सभी जो है क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे। तो अभी ये क्या चाह रहे हैं, क्या अभी इस अब आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे यूएसए ये चाह रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक इस कंट्रीज को, यहाँ पे इन तीनों को अगर आप देखोगे यहाँ पे आ जाओ तो ये कुकी जो है ये मणिपुर का जगह हो गया, ये मिजोरम आपका जगह हो गया, और ये जो है यहाँ पे चीन कम्युनिटी का जगह हो गया, और यहाँ पे ये देखो ये वाला जो चिटगांव का ये बांग्लादेश का जो टेरिटरी है, यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी जो कुकी कम्युनिटी है वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये ओवरऑल ये कुकी का होमलैंड जो है यहाँ पे आप दिख जाएगा। ये चाह रहा है कि जितने जो यूके का पहले का ड्रीम था कि यहाँ पे हमें एक क्रिश्चियन कंट्रीज बनाना है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से वो आज भी वो अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे और अगर इस जगह पे अगर मान लो सपोज करो ये क्रिश्चियन कंट्रीज बना लेता है तो इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतना हो जाएगा कि यहाँ से ये काफी ज्यादा चेक रख सकते हैं। जो आज के टाइम पे अभी यूएस के हेजेमनी को सबसे ज्यादा अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो वो है चाइना। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये इस जगह पे अगर ये यहाँ पे अगर एक कंट्रीज मान लो क्रिश्चियन आपका कोई भी कंट्री क्रिश्चियन कंट्री बना लेता है तो इनका कंप्लीटली इन्फ्लुएंस जो होगा यूएस यूके और वेस्टर्न पावर के पास होगा। तो यहाँ से ये चेक रख सकते हैं चाइना पे, इधर से जो भी जितने भी आपका वेस्ट एशिया हो गया उनके सॉरी इधर से जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए उन पे ये यूएस जो है चेक रख सकता है। तो अब आपको मैं इनके बारे में बताऊं, ये जो भाई साहब हैं ये आपका जो पीएस हॉकीप है, इनका नाम पीएस हॉकीप है। ये जो है अभी फिलहाल अब अगर देखोगे तो ये है आपका प्रेसिडेंट किनके हैं, ये प्रेसिडेंट कुकी जो कम्युनिटी के हैं उनके आर्मी का ये प्रेसिडेंट है। तो ये जो है आज यहाँ पे जितनी भी इंसर्जेंसी हो रहा है वो बेसिकली इनके द्वारा लीड किया जा रहा है। तो ये जो है बेसिकली बैक्ड है बाय यूएस यूके, बेसिकली वेस्टर्न पावर के द्वारा ये बैक्ड है। क्या इनको जो आप कह सकते हो क्या ये एक तरीके से सीआईए के कहने पे जो है काम कर रहे हैं। तो आप इनमें देखोगे ये इन्होंने एक बुक लिखा था द वर्ल्ड ऑफ कुकी पीपल। इन बुक में इन्होंने हाईलाइट किया है किस तरीके से जो है कुकी का एक होमलैंड होगा और बेसिकली यूएस क्या कर रहा है इनके थ्रू जो है यहाँ पे इंसर्जेंसी को फ्यूल कर रहा है। तो आप ये देख सकते हो क्या मणिपुर इशू जो है वो किस तरीके से रिलेवेंट आ रहा है आपका यहाँ पे बांग्लादेश के केस में। आपको फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि ये जो क्रिश्चियन कंट्रीज जो कुकी वाला कंट्रीज बनाने का कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये बांग्लादेश का जो टेरिटरी है, चिटगांव का टेरिटरी, ये टेरिटरी जो है वो आपका आ रहा है किसका, वो बांग्लादेश का भी आ रहा है और यहाँ पे एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाह रहा है। तो आपको जो है जनरली मोर और लेस आपको ये यहाँ पे फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो मणिपुर इशू था क्या किस तरीके से जो है मणिपुर कनेक्शन है आपका बांग्लादेश के केस में। अब बात करते हैं इन सारे बात के बाद, अब बात करते हैं क्या पाकिस्तान के केस में क्या हुआ था। अगर आप देखोगे पाकिस्तान का, आपको ये नाम याद रखना है डोनाल्ड डू। ये जो है आपका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं, जो जिस तरीके से वहाँ पे मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है साउथ आपका यूएसए का, तो उनके अंडर में ये एक पोस्ट होता है जो कि साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके वहाँ पे क्या क्या चल रहा है उनके सारे अफेयर्स को ये आदमी जो है ये लीड कर रहा है डोनाल्ड लू। तो बेसिकली साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, जितने भी कंट्रीज है उन सारे कंट्रीज में जो भी कुछ हो रहा है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है बेसिकली यूएस का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है और यूएस के कहने पे जो है सभी कुछ जो भी कर रहे हैं वो ये डोनाल्ड लू देख रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज में क्या हो रहा है। तो आपको इस भाई साहब के बारे में याद रखना है कि ये आदमी कौन है। बेसिकली अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो अभी कुछ टाइम पहले अगर जैसे देखोगे कि इंडिया जो है रसिया के साथ जब ऑयल खरीद रहा था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू कर रहा था, उस टाइम पे पाकिस्तान में क्या हो रहा था। पाकिस्तान में बेसिकली आप उस टाइम पे देखोगे तो पाकिस्तान के कंट्री में, पाकिस्तान में इमरान खान का जो गवर्नमेंट था, तो इमरान खान उस टाइम पे काफी ज्यादा आउटराइटली यूएसए को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जो है हम जो है रसिया से ऑयल खरीदना चाहते हैं, जो है रसिया चाह रही यूएसए चाह रही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है
टॉपल कर जाए वो, तो काफी ज्यादा यूएसए को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे इमरान खान। तो इन्होंने, ये भाई साहब ने फिर क्या किया, यूएसए को ये बात पसंद नहीं आ रही थी जब इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर रहे थे, इंडिया जैसे इतनी वास्ट कंट्री जिसके साथ अभी इंडिया काफी ज्यादा रेलेवेंट भी है यूएस के केस में। तो आप देखोगे कि उस केस में यूएस जो है काफी ज्यादा इंडिया पे प्रेशर बना रहा था। तो अब इमरान खान के केस में जो इतना ज्यादा रिलेवेंट भी अब नहीं रह गए, तो उन पाकिस्तान अब इतना ज्यादा रिलेवेंट भी नहीं है, तो उन केस में पाकिस्तान को अब उनको सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब फिर इन्होंने क्या किया, जब ये पाकिस्तान गए, और फिर देखोगे आप यहाँ पे देख सकते हो इमरान खान क्लेम्स दिस यूएस डिप्लोमेट इन्वॉल्व इन कंस्पिरेसी अगेंस्ट हिम। तो मतलब जो ये इमरान खान जो है बेसिकली इन भाई साहब को इन्होंने बोला था कि इसकी वजह से हमारी सरकार जो है गिरी है, बेसिकली यूएस का इन्वॉल्वमेंट अगर मुझे हटाने के लिए किया गया है, तो बेसिकली इसकी वजह से हमारी सरकार गिरी है। तो इमरान खान ने डोनाल्ड लू को एक्यूजेशन किया था कि इसकी वजह से हमारी सरकार गिर गई। तो आप इंडिया के केस में देखोगे कि इंडिया के केस में किस तरीके से यूएसए जो है काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था, और भी जितने फॉरेन पावर्स है वो काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रही थी। मणिपुर के केस में भी आप देखोगे चाइना काफी ज्यादा एक्टिवली यहाँ पे जो मणिपुर के केसेस में वहाँ पे अपने फंडिंग और जितने भी गन्स वगैरह हैं ये सब प्रोवाइड करते आ रही है आज से। तो जितने चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, और जो भी वेस्टर्न पावर है, खालिस्तान के केस में कनाडा, आपका यूके, ये सारे इन्वॉल्व थे इंडिया के वल्नरेबिलिटीज को, जो जितने भी फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पाकिस्तान के केस में क्या है कि पाकिस्तान के केस में यूएस जो है इनको टॉपल कर दिया, जो इमरान खान उसके अगेंस्ट में बोल रहे थे, उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे इमरान खान को हटा दिया। और इस भाई साहब का काफी ज्यादा रोल रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आपको फिलहाल के लिए बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में आपको दो चीजों को याद रखना है कि एक क्रिश्चियन कंट्रीज जो यहाँ पे जो कुकी, जो मैंने बताया कि कुकी होमलैंड के बारे में इन्होंने बात कर रहे थे, तो इसमें किस किस कंट्रीज का, म्यांमार का नॉर्दर्न एरिया, बांग्लादेश का एरिया, और फिर जो मणिपुर का एरिया और नागालैंड का एरिया, तो ये जो है आपका कुकी होमलैंड के बारे में बात करता है। और कुकी जो है ये मणिपुर का जो है इशू था, और इसको लेड कौन कर रहे थे, ये पीएस हाउकिप जो है ये आपको बैक्ड है बाय यूएसए। तो ये आपका मणिपुर कनेक्शन हो गया आपका बांग्लादेश के केस में। और दूसरा केस आपको याद रखना है डोनाल्ड लू के बारे में कि ये कौन है। ये जो है भाई साहब इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान में इसको इमरान खान के गवर्नमेंट को आपका टॉपल करने के लिए इसको एक्यूज किया गया था कि इसकी वजह से जो है उनका रिजीम चेंज हुआ था। तो इसको रिजीम चेंजर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इन दो चीजों को फिलहाल के लिए याद रखना है बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। और मैं एक और चीजें बता दूं, जैसे क्या आप देखोगे यहाँ पे जो चिन कम्युनिटीज थे, जो यहाँ से जब माइग्रेट करके, इलीगली माइग्रेट करके, जो अब मणिपुर के हिल एरियाज में आप देखोगे क्या ये लोग जो आके रहने लगे थे, तो ये जो चिन कम्युनिटी थे इनका जो है जो फैमिलियल रिलेशन था आपका कुकी कम्युनिटीज के था। तो जब चीन कम्युनिटी ये जो हिली एरियाज में आया और डेंस जंगल में ये लोग अपना घर बनाकर रहने लगे, तो आप देखोगे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जो है, नॉर्थ ईस्टर्न में जो है कि वहाँ पे इंडस्ट्री तो है नहीं, तो फिर इन लोगों का जो अब अगर इंसर्जेंसी को यहाँ पे चलाना है तो इसके लिए फंड तो कहीं से चाहिए ही। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर इन लोगों ने पॉपी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया। जो जितने भी ड्रग्स का जो इकोनॉमी है, बेसिकली इन लोगों ने आपका पॉपी को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक ड्रग इकोनॉमी को बिल्ड किया, बेसिकली जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वहाँ पे ड्रग को सप्लाई करने के लिए। आप देखोगे ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी अगर देखोगे, आपको पता होगा कि वर्ल्ड में जितने भी ड्रग्स जो है, जितने भी पॉपी कल्टीवेशन वगैरह हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। गोल्डन क्रिसेंट के जो ईरान अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ पे, और एक गोल्डन क्रिसेंट जो है यहाँ पे आप देखो, ये गोल्डन क्रिसेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये है आपका गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें आप म्यांमार, लाओस, थाईलैंड ये सारा देख सकते हो। अभी जब यहाँ पे देखोगे अफगानिस्तान में जितने भी, अब अफगानिस्तान में जितने पॉपी कल्टीवेशन है, तो ये अभी जब यूएसए यहाँ से अफगानिस्तान से छोड़कर जा रहा था, तो उसके वजह से क्या हुआ कि अफगानिस्तान पे जो जितने भी पॉपी कल्टीवेशन है आज तालिबान के अंडर में है। तो यहाँ से जो है जनरली अब जो है यूएसए अब पैसा ले नहीं पा रहा है। यहाँ से जो पॉपी कल्टीवेशन यूएसए क्या करता था, क्या यूएसए जो भी ये ड्रग इकोनॉमी है, ड्रग इकोनॉमी से जितने भी पैसा आता था वो फिर क्या होता था, सीआईए जो है अपने यूज में जो अपना एक अर्निंग सोर्स बनाकर वो एक पैरेलल इकोनॉमी यहाँ पे चलाते थे। तो जो भी पैरेलल इकोनॉमी यहाँ से जो पैसे आ रहे थे, सीआईए अपना अपना यूज कर रही थी इसको पैसे के, अपना पैसे बनाने के लिए और फिर इन चीजों को फंड करने के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे गोल्डन क्रिसेंट के
यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है यूएसए काफी ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है कि यहाँ पे जितने भी ड्रग इकोनॉमी चल रहा है। उसी तरीके से आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारा देखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितने भी ये चीन कम्युनिटी जो यहाँ पे आए, और चीन कम्युनिटी ने फिर क्या किया, यहाँ पे कॉफी कल्टीवेशन स्टार्ट किया और नॉर्थ ईस्ट में एक ड्रग इकोनॉमी को जो बिल्डअप करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से भी जो है यूएसए जो यहाँ पे जितने भी इंसर्जेंसी हो रहे हैं, तो इसको फ्यूल करने के लिए जो जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो भी इस ड्रग इकोनॉमी से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे आज नॉर्थ ईस्ट का सबसे मेजर प्रॉब्लम भी जो है आपका वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम वो आपका क्या है, ड्रग इकोनॉमी है। और ये ड्रग इकोनॉमी जो है यूएसए के लिए किस तरीके से फंडिंग ला रहा है, कि यहाँ पे जितने प्रॉब्लम्स हैं तो वो जो है फिर वो उसको यूएस क्या है एक्सप्लॉइट कर रहा है, कि किस तरीके से यहाँ पे जितने पैसे बन रहे हैं वो सीआईए यूज करती है और फिर वापस से उस पैसे से यहाँ पे इंसर्जेंसी को प्रमोट करती है। तो इन बातों को फिलहाल के लिए एक ओवरऑल आपको बात याद रखना है। क्या अब बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में जो आज बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है वो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। क्या अगर आप देखोगे क्या पाकिस्तान के केस में, अगर पाकिस्तान से की बात जो है, अगर यूएसए जो है बोल रहे थे पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान को आप जो है यूएसए को रसिया के साथ, यूएसए को क्रिटिसाइज मत करो रसिया के साथ, वो इमरान खान बोल रहे थे कि हमें ऑयल बाय करना है। तो यूएसए ने क्या किया, पनिश करने के लिए इमरान खान का गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। इंडिया के केस में अगर देखोगे तो इंडिया के केस में जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू कर रहे थे, तो कश्मीर के यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान को 100 मिलियन जो है प्रेशर टैक्टिक्स था, क्या अगर आप रसिया के साथ ज़्यादा एंगेज करोगे तो मैं पाकिस्तान को यहाँ पे फंडिंग करूंगा। और ये फंडिंग जो है फिर कहीं ना कहीं कश्मीर में आपका टेररिज्म को कर रहा है, खालिस्तान इशू को फिर आपको देखोगे सारा जो है खालिस्तान इशू वेस्ट बैक्ड है। फिर आप देखोगे क्या यहाँ पे जो मणिपुर का इशू था, ये भी मैंने आपको बताया क्या, जो मणिपुर का जो इशू है ये भी किस तरीके से वेस्ट इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये सारे जो लिवरेज हैं ये यूज किया जाता है, जो फॉल्ट लाइन है इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर यूएसए की बात नहीं मानेगा तो फिर हम जो है इस तरीके से इनको पनिश करेंगे और आपके कंट्री में हम इंस्टेबिलिटी को लाएंगे, तो आपको जो है हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। तो ये सारा चीज भी आप देख सकते हो, इंडिया के केस में हुआ था, आपका पाकिस्तान के केस में ये हुआ, श्रीलंका के केस में भी आप देखोगे तो वहां पे भी जो राजपक्षा फैमिली था वो भी चाइना टिल्टेड था, तो उनको भी फिर जो है वहाँ पे भी आप कैसे, वहाँ पे भी सीआईए रॉ वगैरह इन्वॉल्व थे काफ़ी ज़्यादा, क्या उनको गवर्नमेंट को हटाने के लिए। तो वो भी आप देख सकते हो साउथ एशिया में किस तरीके से चीज़ें चल रही थी। अब जो बात आती है, अब बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश की। क्या बांग्लादेश में आज ये जो सिचुएशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि बांग्लादेश में जो, जब बांग्लादेश 1971 में बना था उस टाइम पे भी यूएस जो है नहीं सपोर्ट कर रहा था। यूएस ने देखोगे, यूएस यूके फ्रांस जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है यूएस जब इंडिया वॉर कर रहे थे तो ये यूएस अपना वॉरशिप को भेज दिया था ताकि जो है ये बांग्लादेश बन नहीं पाए, ये जो है पाकिस्तान में ही रहे, ताकि जो है पाकिस्तान के साथ ये जो यहाँ पे अपना कंट्रोल बनाए रखे। तो यूएस को उस टाइम से पता था इस जगह का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक, आज के बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। क्या ये उस टाइम पे चाइना पे, इधर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे, ये सारे पे नजर रख सकते थे। तो उस टाइम पे और आज के टाइम पे जब देखोगे, क्या जब जब बांग्लादेश बन गई, बांग्लादेश के बन जाने के बाद जब आप देखोगे क्या जो उनके वहाँ के जो फाउंडिंग फादर थे, जैसे हमारे कंट्रीज में महात्मा गांधी थे, तो उनके केस में जो वहाँ पे जो शेख हसीना के जो आप देखोगे जो आज की बांग्लादेश के पीएम है उनके फादर थे, उनके शेख मुजीबुर रहमान जो है वो उनके फादर थे। तो उस टाइम से, स्टार्टिंग के टाइम से अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के टाइम से ही जब से बांग्लादेश बना है तो यूएस जो है कभी भी इस पार्टी को बेसिकली आप बांग्लादेश के अवामी लीग जो बेसिकली ये पार्टी थी, जो शेख मुजीबुर रहमान जो जिन्होंने इसके फाउंडिंग फादर थे, जो शेख हसीना के फादर भी थे, उन्होंने ये बनाया था। और उस टाइम पे फिर जब बनाया था तो उस टाइम से यूएस इनको पसंद नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने फिर क्या किया, क्या यूएस ने फिर इनके असासिनेट करवा दिया। और बेसिकली यहाँ पे जितने भी थे आईएसआई मिलके, यूएस मिलके इन्होंने इसको हटा दिया और फिर यहाँ पे मिलिट्री रूल आई, मिलिट्री रूल। तो स्टार्टिंग से ही आप देखोगे यूएस जो है कभी भी जो बांग्लादेश के जो अवामी लीग है या फिर इनके सपोर्ट में नहीं रही है, यूएस के इसके सपोर्ट में नहीं रही है। तो आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगा, जो बांग्लादेश के अगर दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी आप देखोगे तो वो एक है आपका अवामी लीग और दूसरा जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अवामी लीग की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी आपकी शेख हसीना, जो कि बेटी थी किनकी, जो उनके बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे वो थे
शेख मुजीबुर रहमान, और बीएनपी की जो थी ये खालिदा जिया थी। ये भी जो इनकी किनकी वाइफ थी, ये है आपका जो जब इनको असैसिनेट करके जो जब फर्स्ट टाइम पे आपका मिलिट्री रूल लगाया था, उनके उस मिलिट्री के ये वाइफ थी। तो बेसिकली आप देखोगे ये दोनों जो है आप देखोगे वहाँ की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरीके से इंडिया में आप देखोगे बीजेपी हो गए और कांग्रेस हो गए, ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उसी तरीके से आप जो है यहाँ पे देखोगे क्या किस तरीके से जो है बांग्लादेश में ये दो पार्टी है। तो अब बांग्लादेश के केस में अब बांग्लादेश किस तरीके से रिलेवेंट होता है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आज के केस में, कि आज का जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। यूएस के हेजमनी को आज अगर कोई सबसे ज्यादा चैलेंज कर रहा है तो वो है आपका चाइना। आपका लास्ट 1 डेकेड में जो सबसे ज्यादा चाइना का जो राइज हुआ है, काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, तो ये क्या किया है कि इन्होंने यूएस के जो हेजमनी को वो सबसे ज्यादा आज चैलेंज कर रहा है। तो यूएस के हेजमनी को चैलेंज कर रहा है, तो इसके लिए अब चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यूएसए क्या किया है कि यूएसए ने जो इंडो पैसिफिक अपना पॉलिसी बनाया है। बेसिकली जो इंडो पैसिफिक, ये देखोगे ये वाला जो एरिया है ये इंडो पैसिफिक कहलाता है। तो ये इंडो पैसिफिक में बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया है कि जितने भी चाइना को काउंटर करने के लिए, अगर चाइना को काउंटर करने के लिए इस जगह पे जिसका नेवल प्रेजेंस सबसे ज्यादा होगा, वो जो है आने वाले जो ये जो हमारा सेंचुरी होगा उनको आगे लीड करेगा। बेसिकली क्या जो हेजेमनी है, अपना जो सुपर पावर है जो कहते हो, वो अपना यहाँ पे बना कर रखेगा। तो आप देख सकते हो कि ये इंडियन ओशन जो है काफी ज्यादा इस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना के केस में जो है चाइना को काउंटर करने के लिए अभी यूएस को किसका सबसे, अगर इंडियन ओशन में देखोगे तो इंडियन ओशन में वन ऑफ द सबसे मेजर प्लेयर जो है वो आपका इंडिया है। तो इसी वजह से इंडिया से अभी यूएस जो अलाइन कर रहा है। उसके साथ साथ इंडिया से इन्होंने क्या किया कि अभी आप देखोगे वर्ल्ड में सभी जगह, इसके पहले रशिया के केस में अगर आप कोल्ड वॉर के टाइम पे देखोगे तो रशिया के साथ उनका कोल्ड वॉर जब चल रहा था, उनकी हेजमनी को चैलेंज कर रहा था, तो उन्होंने अपना यूएस का प्रेजेंस, आपका मिलिट्री प्रेजेंस आपका पूरे वर्ल्ड में दिखेगा। लेकिन इंडिया के केस में अभी जब चाइना जब इनके हेजमनी को चैलेंज करने लगा, तो इनको फिर इस हेजमनी को काउंटर करने के लिए आपको क्या है, क्या आपको चाइना के आसपास मिलिट्री बेसेस चाहिए होगा, यानी कि आपको इंडियन ओशन में मिलिट्री बेसेस चाहिए होगा। इंडियन ओशन में आप देखोगे कि यहाँ पे इनका डियागो गार्सिया में का यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस है, बट अब यहाँ पे नियरली इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये यूएस के साथ इंडिया के साथ आकर इंडिया से इन्होंने इंडिया के साथ अपना जो है प्रपोजल रखा कि आप जो है हमें अपना मिलिट्री बेसिस यूज करने दीजिए, हम आप अपने टेरिटरी में हमें एक मिलिट्री बेस बनाने को दीजिए। लेकिन इंडिया जो है आउटराइटली इस चीज को डिनाई कर दिया कि हम जो है अपने टेरिटरी में कोई भी मिलिट्री बेस आपको जो है नहीं बनाने को देंगे। आपको अगर हमारे साथ डील करना है तो हमारे साथ इक्वल टर्म्स में डील करना पड़ेगा, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप देखोगे कोल्ड वॉर के टाइम में पाकिस्तान के केस में क्या था, क्या पाकिस्तान के केस में यूएस जो है अपने पॉलिसी को डिक्टेट करता था कि आपको ये चीज फॉलो करना है। बट इंडिया के केस में इंडिया ने ऑलरेडी कह चुका है कि अगर हमारे साथ, अगर आपको आपके साथ पार्टनरशिप रखना है तो फिर आपको हमें इक्वल टर्म्स में डील करना पड़ेगा आपको जो है। तो इस वजह से जब इंडिया ने इस चीज को आउटराइटली डिनाई कर दिया कि हम आपको मिलिट्री बेस नहीं दे सकते, तो फिर तो यूएस ने फिर अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचा कि हमें जो है इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं हमें एक मिलिट्री बेस चाहिए होगा। तो मिलिट्री बेस चाहिए होगा, तो इस चीज को, ये यूएस के नीड को फुलफिल करने के लिए इन्होंने सोचा कि अभी चलो बांग्लादेश के पास, क्योंकि बांग्लादेश जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो क्या यूएस पे जो है अब बांग्लादेश पे किस तरीके से प्रेशर बनाना स्टार्ट करता है कि आप जो है हमें मिलिट्री बेस दो, क्योंकि इंडिया ने इस चीज को डिनाई कर दिया था। तो आप देखोगे यूएस काफी ज्यादा प्रेशर बनाने लगता है किस पे, क्या बांग्लादेश पे, क्या आप हमें एक मिलिट्री बेस के लिए। अगर देखोगे बांग्लादेश का, अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं, ये देखो बांग्लादेश का एक ये सेंट मार्टिन आइलैंड है। इस जगह को आप ध्यान से देखो, ये बिल्कुल एकदम बांग्लादेश के और म्यांमार के बॉर्डर के पास है। बिल्कुल ये छोटा सा है सेंट मार्टिन आइलैंड। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये बांग्लादेश का बिलोंग करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप ये बड़े मैप में देखोगे तो ये जो बड़े मैप में ये आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे, ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये बिलोंग करता है बांग्लादेश का। तो जब बांग्लादेश का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये आइलैंड को अगर यूएस को मिल जाता है तो फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कंप्लीटली जो बे ऑफ बंगाल में इनका एक्सेस काफी ज्यादा, जो इंडियन ओशन में इनका प्रेजेंस है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बांग्लादेश की उस टाइम की बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, इन्होंने इस पे प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। प्रेशर किस बात का कि आप जो है हमें ये जो है आइलैंड हमें दे दो, आइलैंड यहाँ पे हम अपना मिलिट्री प्रेजेंस अपना बनाएंगे, मिलिट्री जो हमारा मिलिट्री बेस है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन शेख हसीना ने इसको डिनाई कर दिया। अब उसके बाद फिर इन्होंने बोला, इन्होंने इस चीज को जो है कंप्लीटली डिनाई कर दिया। अब इस चीज को डिनाई कर दिया, अब जैसे मैंने बताया कि यूएस के इंटरेस्ट को अगर आप नहीं कर रहे हो, तो यूएस का इंटरेस्ट अभी क्या है कि इंडो पैसिफिक में यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनको एक मिलिट्री बेस चाहिए। अब जब मिलिट्री बेस चाहिए, इंडिया ने इनको डिनाई कर दिया, तो फिर यहाँ पे म्यांमार में आप देखोगे क्या, म्यांमार में यहाँ पे मिलिट्री रूल है जो कि यूएसए के साथ नहीं है। तो अभी आप ये भी देखोगे, मैं आगे चलकर बताऊंगा, जो मैंने बताया था यहाँ पे जो आपका कुकी कम्युनिटी यहाँ भी आता है, जो एक कुकी लैंड का बात कर रहे हो, तो मणिपुर का एरिया, इंडिया का एरिया, मणिपुर नागालैंड का एरिया और बांग्लादेश का ये एरिया, ये मिलकर यहाँ पे एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने का सोच रहे हैं। तो लॉन्ग रन में यूएस का अगर इंटरेस्ट देखोगे, क्या यूएस का इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए क्या है, तो लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे, तो लॉन्ग रन में ये क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक क्रिश्चियन कंट्रीज बन जाए। जैसा कि आप देखोगे ईस्ट तैमूर का अगर केस देखोगे, तो ईस्ट तैमूर के साथ भी क्या किया था इन्होंने, यूएस ने क्या किया कि इंडोनेशिया का अगर देखोगे, इंडोनेशिया का टॉप पार्ट पे ईस्ट तैमूर है, वो भी एक क्रिश्चियन कंट्रीज है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है ईस्ट तैमूर इन्होंने एक छोटा सा बना दिया था, एक क्रिश्चियन कंट्रीज। वहां पे आप कह सकते हो कि वहां पे यूएस ने अपना एक बेसिकली उस छोटे से जगह पे अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। तो सिमिलरली वो यहाँ पे चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक क्रिश्चियन कंट्रीज आ जाए। और क्रिश्चियन ये जो आप देखोगे, जो मैंने बताया क्या कहाँ से ये क्रिश्चियन आए, तो जब यूके जब रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर जब रूल कर रहे थे, उस टाइम पे उसका ये ड्रीम था, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो ड्रीम आज वो फुलफिल करना चाह रहा है यूएस यूके, कि यहाँ पे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारा क्रिश्चियनिटी के एक क्रिश्चियन कंट्रीज हो जाए, तो यहाँ से हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या। तो लॉन्ग टर्म में यूएस का गोल क्या है इंडो पैसिफिक में, कि यहाँ से हमारा एक, यहाँ पे हमारा एक कंट्री हो जाए। और शॉर्ट टर्म में अभी क्या है, तो अभी कंट्रीज जो है अभी आज के आज तो नहीं बन सकती। तो अगर आज के आज नहीं बन सकती, अगर आप 10 साल 20 साल अगर देखोगे, तो 10 साल डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन हो सकता है कि यहाँ पे जो है यूएस जो और वेस्टर्न कंट्रीज जो है यहाँ पे काफी ज्यादा जो है इंसर्जेंसी को फ्यूल करे, काफी ज्यादा इंसर्जेंसी को फ्यूल करे, और इवेंचुअली जो है हो सकता है मे बी क्या ये ब्रेक हो जाए, और फिर ये जो है अपना एक सॉवरेन कंट्री ये क्लेम कर ले, इंडिपेंडेंस अपना क्लेम कर ले, और यहाँ पे आपका एक क्रिश्चियन कंट्री बन जाए। तो ये लॉन्ग टर्म में यूएस का प्लान जो है आपका ये है कि यहाँ से इन सारे 2-3 कंट्रीज को कार्व आउट करके यहाँ पे हमें एक बनाना है क्या, यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्रीज बनाना है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में अगर आप देखोगे, तो शॉर्ट रन में जैसे मैंने बताया क्या बांग्लादेश को प्रेशराइज करना है और ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है लेना है, ताकि जो है यहाँ पे हम अपना मिलिट्री एक बेस बना सके। तो ये चीज जो है बेसिकली यूएस का जो इंटरेस्ट है वो बांग्लादेश में इस चीज को लेकर अब बढ़ गए हैं। तो बांग्लादेश में अगर आप देखोगे, तो ये इनका मिलिट्री बेस चाहिए इनको। तो इन्होंने फिर क्या किया, अब इनका गेम आप समझना बांग्लादेश में क्या हुआ है। तो अब यूएस ने क्या बोला कि यूएस में आप मुझे ये दे दो, मुझे एक बेस बनाने को दे दो, और उसके बदले में आप जितनी भी चीजें कर रहे हो वो मैं आपको जाने दूंगा। और मैं आपको जैसे बताया, मैंने शेख हसीना के बारे में बताया, तो शेख हसीना जो है लास्ट 15 ईयर से जो रूल कर रही है वो बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में तो वो जो है काफी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो क्या, जो पॉलिटिकल डिसेंट है, जो क्रैकडाउन है, अपोजिशन पे क्रैकडाउन है, तो ये वो अपने जितना उनका जैसा भी मोडस ऑपरेंडी है वहां पे रूल करने का, वो अपना कर रही थी। इवेंचुअली आप देखोगे क्या, अगर दो पार्टी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब भी अवामी लीग वहां पे रूल कर रही है, तो इंडिया के लिए वो काफी अच्छा रहा है, इंडिया के साथ वो काफी फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करा है। और जब जैसे ही दूसरी पार्टी जब बीएनपी आती है, या फिर जब वहां पे मिलिट्री रूल लग जाता है, तो वो क्या होती है, वो प्रो चाइना होती है और फिर प्रो पाकिस्तान होती है। तो इसी वजह से आप ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब अवामी लीग रहती है तो इंडिया के लिए अच्छा रहता है, बीएनपी या फिर मिलिट्री रूल आता है तो प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना हो जाता है, तो इंडिया के लिए काफी अच्छा नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि तो जब जब अभी लास्ट 15 ईयर से जब शेख हसीना रूल कर रही थी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अभी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बस वो चाह रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो है इंडिया का इंटरेस्ट सर्व होता रहे। तो इंडिया इस चीज को नेग्लेक्ट कर रहा था कि वहां पे किस तरीके से जो है इलेक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है। बट ये चीज जो है यूएसए को नहीं आ रहा था। यूएसए को जब कभी भी यूएसए को प्रेशर एक्सर्ट करना होता है, तो वो देखना आप हमेशा जो है वो हमेशा जो है एक नया टर्मिनोलॉजी लेकर आ जाते हैं, क्या रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, ह्यूमन राइट
आपका वहाँ पे इशू है, डेमोक्रेसी का है, एंड सो एंड सो फोर्थ। वो जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीज जो आकर प्रीच करने लगता है कंट्रीज को, क्या क्या आपके वहाँ ऐसा है ऐसा है, जो प्रेशर टैक्टिक्स होता है, क्या आप जो है ये सारी चीज मानिए, नहीं तो फिर हम आपको जो है पनिश करेंगे बाय वेरियस मीन्स जो है क्या, या तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, आपकी कंपनी पे सैंक्शन लगा देंगे, आपकी जो कंट्रीज है उसके फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें, ये इस तरीके से यूएस का काम करने का तरीका है। तो यूएस का काम करने का तरीका है, तो ये चीज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये देखो, सैमसंग थ्रेट लूम्स ओवर बांग्लादेश गारमेंट सेक्टर अहेड ऑफ इलेक्शन। तो जैसे 15 ईयर से मैंने बताया कि 15 ईयर से शेख हसीना रूल कर रही थी, उन्होंने यूएस को क्या किया, मिलिट्री बेस जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वहां पे मिलिट्री बेस देने से मना कर दिया। दूसरा, जो एक क्रिश्चियन कंट्रीज वो चाह रहे थे वहां पे वो कुकी कम्युनिटी को फुल जो वहां पे उनको इंसर्जेंसी के लिए प्रोवोक कर रहे थे, वो सारी चीजें भी उन पे भी इनका जो है चीजें नहीं चलने दे रहा था, जिस तरीके से वो चिटगांव का एरिया है वहां पे। तो इन्होंने यूएस ने क्या किया फिर, इनको प्रेशराइज करने के लिए, शेख हसीना के जो अवामी लीग है उनकी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए इन्होंने फिर इनको सैंक्शन करने के लिए जो है इंटिमिडेट करने लगा कि हम जो है अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको सैंक्शन फिर करने लगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। दूसरा, आप यहाँ देख सकते हो कि बांग्लादेश के जो आप ये देख सकते हो क्या, रैपिड जो आरएबी है, आरएबी जो है इनकी एक एलिट फोर्स है, जो काफी इनके जितने पुलिस पर्सनल हैं वो इनके पुलिस पर्सनल के को मिलकर बना होता है कि वो जो है इस चीज को काउंटर करते हैं कि वहाँ पे जो भी चीजें हो रही है उनको किस तरीके से काउंटर करना है, क्या जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो एक कह सकते हो कि आरएबी जो है वो बांग्लादेश की एक एक इलीट फोर्स थी जो कि वहां पे सारी प्रॉब्लम्स को देखती थी। तो अब इन पे जो है यूएस ने क्या किया, इन पे जो है यूनिलेटरली इन पे सैंक्शन लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये इन पे एक्यूज करते हैं इनको कि इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किया है और फिर फोर्स डिसअपीयरेंस किया है। और बेसिकली जो है शेख हसीना क्या कर रही है कि इसका यूज करके, रैपिड एक्शन बटालियन का यूज करके, आरएबी का यूज करके, ये जो अपने अपोनेंट हैं, जो पॉलिटिकल अपोजिशन है, उनको ये और जो भी मीडिया है या फिर जो इनके डिसेंट है उनको क्रश कर रही है। तो इस वजह से इन्होंने जो है जो ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पे इन पे सैंक्शन लगा दिया था। फिर आप देखोगे क्या, जो अभी अभी रिसेंटली जनवरी में जो है क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन में भी यूएस ने क्या किया, फिर इन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि यूएस जो है इरेगुलरिटीज हुआ है, यहाँ पे जो है सही तरीके से इलेक्शन को फॉलो नहीं किया गया है। तो इस वजह से काफी ज्यादा यूएस पे प्रेशर बनाया जा रहा था। यूएस ने बांग्लादेश पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी ये न्यूज जो है ये 27 ऑफ मई का है। तो क्या पीएम शेख हसीना एलिजेस प्लॉट टू कार्व आउट अ क्रिश्चियन स्टेट फ्रॉम बांग्लादेश, अ व्हाइट मैन ऑफर्ड। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो व्हाइट मैन है ये किन के बारे में बात कर रही है। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो क्रिश्चियन कंट्रीज जो बनाने का बात कर रहे थे, तो कार्व आउट करके कौन कौन से, म्यांमार का, इंडिया का और बांग्लादेश का, यहाँ से जो है एक कुकी लैंड का इन्होंने जो बात कर रहा था। तो यहाँ से आपको ये पीएम शेख हसीना जो शेख हसीना थी, उन्होंने इस चीज का बात भी किया था कि किस जो है ये इनकी बात कर रहे हैं कि यहाँ से इसको हटाना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर इन चीज़ों को रसिया ने इस चीज़ को बोला कि रसिया जो है रसिया यूएस किस तरीके से मेडल कर रहा है बांग्लादेश में, जो वहाँ पे बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने वाला था, लास्ट 15 ईयर से शेख हसीना रूल कर रही थी। तो इस वजह से क्या था कि यूएस नहीं चाह रहा था कि इस बार जो है आपका शेख हसीना वापस से पावर में आए। तो उन्होंने क्या किया, क्या इनके यहाँ के इलेक्शन में मेडल करना स्टार्ट किया। और इलेक्शन होने के बाद देखोगे क्या, इलेक्शन में जो भी रिगिंग का एलिगेशन था कि जो भी चीज हुआ, क्या रिगिंग इलेक्शन जो है, यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी वो बेसिकली अपने आप को इस इलेक्शन से हटा लिया था। तो अवामी लीग जो है ये इलेक्शन जो जनवरी में हुआ था वो जीत गई थी। तो आप कह सकते हो जो इलेक्शन था ये अपोजिशन के बिना ही लड़ा गया था। तो इस वजह से अभी क्या हुआ, क्या जो भी तो इस वजह से यूएस इस चीज को बोलने लगा कि ये जो इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर नहीं हुआ है, रिग्ड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो इलेक्शन होने के बाद अभी जो है, तो अब यूएस चाह नहीं रहा था कि शेख हसीना वापस से पावर में आए, लेकिन वापस से पावर में कौन आ गई, शेख हसीना आ गई। तो शेख हसीना आने के बाद जो है फिर यूएस ने धमकी देना स्टार्ट किया कि आप हमारी बात मान जाओ, नहीं तो फिर हम जो है आपके अगेंस्ट में
फिर आपका वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कराएंगे वगैरह वगैरह। तो आप वहाँ पे देखोगे क्या, जो जिस तरीके से इंडिया का जो फॉल्ट लाइन था, हमारे केस में फॉल्ट लाइन जो मैंने बताया कि खालिस्तान, मणिपुर, कश्मीर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उस चीज़ को जो फॉल्ट लाइन हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता था, उसको फिर यूएस ने फिर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया था कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो बांग्लादेश के केस में अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश के केस में जो है, जो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, if I allowed a certain country to build airbase, Bangladesh would have been no problem। यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि अगर जो है शेख हसीना कह रही है कि अगर मैं एयरबेस को बनाने दे देता तो शायद मेरे कंट्री में जो है जो प्रोटेस्ट जो ये हो रहा है ये सारे नहीं हो रहे होते। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, क्या अभी जब यूएस बांग्लादेश में शेख हसीना ने जब वापस से जब इलेक्शन जीत कर आ गई, तो फिर इन यहाँ पे फिर यूएस क्या किया कि यहाँ पे इनको ओवरथ्रो करने के लिए यहाँ के जो फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप ये न्यूज देख सकते हो, यूएस में टारगेट बांग्लादेश गवर्नमेंट इन रिजीम चेंज। तो रिजीम चेंज करने के लिए ये यहाँ पे टारगेट कर सकता है। तो सेम चीज हुआ, आप देख सकते हो ये आदमी जो मैंने बताया था डोनाल्ड लू, जिन्होंने पाकिस्तान में जो केस था उनके इमरान खान को टॉपल किया था, तो उनको ये देख सकते हो ये सेम आदमी जो है यहाँ पे मई 30 को जो है आपको दिख जाएगा कि मई 30 को ये जो है बांग्लादेश को विजिट करता है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर प्रोटेस्ट वगैरह होना स्टार्ट होता है। तो ये चीज आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो अब इस केस में बांग्लादेश के केस में क्या फॉल्ट लाइन था, अब बांग्लादेश यूएस जो है यूएस की बात को नहीं मान रहा था, बांग्लादेश उसको ये सेंट मार्टिन का आइलैंड नहीं दे रहा था, एंड तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो अब क्या हुआ, क्या बांग्लादेश का अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश में एक रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा था। रिजर्वेशन का आपको पता ही होगा क्या, वहाँ पे जो है जो भी जैसा भी सिस्टम है क्या, रिजर्वेशन जो है एक मिलेगा। तो ये जो रिजर्वेशन जो उनके जो फ्रीडम फाइटर थे उनको फ्रीडम फाइटर हो गए, और भी बहुत सारे जो कोटा बेसिस जो था, ये कोटा बेसिस वहां पे था। तो ये 2018 में क्या होता है, क्या 2018 में ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हटा रखा था। अगर मैं इस गवर्नमेंट कोटा का बात करूं तो 2018 में ही इस चीज को हटा रखा था। यहाँ की जो गवर्नमेंट शेख हसीना थी जो थी, इस चीज को स्क्रैप कर दिया था। बट अभी आप देखोगे कि जैसे ही ये आदमी यूएस जो है विजिट करता है, तो आप देखोगे उसके बाद जो है यूएस जो है इन पे प्रेशर जो रिजिम चेंज करने के लिए अपना जितने भी उसके डर्टी गेम है वो खेलना स्टार्ट करता है। तो उन्होंने क्या किया, क्या यूएस में जो गवर्नमेंट था कि तो 2018 में गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि उन्होंने जो भी रिजर्वेशन सिस्टम था वो हटा दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2018 का आर्टिकल है, बांग्लादेश एंड्स रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर फ्यूरियस प्रोटेस्ट। तो उस टाइम पे 2018 में भी ये प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके बाद जो है जो शेख हसीना थी इसको हटा दिया था। अभी रिसेंट में बट अब क्या हुआ, क्या रिसेंट में जो है क्या हुआ, क्या रिसेंट में अचानक से क्या होता है कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है, और वो क्या कहते हैं, ये आप देखोगे कि यहाँ पे 4 जुलाई को ये ऑर्डर आता है हाईकोर्ट का, क्या जो बांग्लादेश है उनके हाईकोर्ट का, वो क्या कहते हैं कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका, आपको जो भी फ्रीडम फाइटर्स का बच्चे थे उनको कोटा को रिस्टोर करना है। तो ये जो जैसे ही ऑर्डर आता है तो उसके बाद जो है मास लेवल पे प्रोटेस्ट बांग्लादेश में स्टार्ट हो जाता है। वो आप यहाँ देख सकते हो क्या, वाई बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट पीएम शेख हसीना। तो ये क्या होता है, जो मास लेवल पे फिर ये जो इस चीज को हाई कोर्ट जो है जो ऑर्डर पास करती है, तो उसके बाद फिर ये जो प्रोटेस्ट जो है काफी ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, ऑल ओवर नेशन जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है जस्ट ये हाई कोर्ट का ऑर्डर के वजह से। तो ये आपको ये चीज अभी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर अचानक से कहाँ से आ जाता है, जब ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और यहाँ पे बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यूएस जो है चाह रही थी कि इसके गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट का रिजिम चेंज करना है। तो रिजिम चेंज करना है तो इस कंट्री का जो है वन ऑफ द फॉल्ट लाइन क्या है, ये कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम, बट कोटा सिस्टम तो इन्होंने 2018 में ही हटा दिया है। अब क्या किया यूएस ने, क्या किया यूएस ने, मे बी पता नहीं, हो सकता है कि इन्होंने बैक हैंड जो है यहाँ के जो भी जजेस हैं उनको उनसे मिले रहे होंगे, और उनके बाद फिर हाईकोर्ट जो है यहाँ का हाईकोर्ट जो है वो अचानक से एक ऑर्डर पास करता है क्या वापस से जो भी फ्रीडम फाइटर का कोटा था उसको रिस्टोर करो। गवर्नमेंट का 2018 का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में जाके, और इस चीज को लेकर जो है पूरे पाकिस्तान में फिर वापस से प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होता है। और प्रोटेस्ट होना जब स्टार्ट होता है
तो आप देखोगे कि ये जो फ्रीडम फाइटर के जो चिल्ड्रन, तो बेसिकली ये जो फ्रीडम फाइटर है, गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती थी कि ये जो फ्रीडम फाइटर कौन होंगे, उनके चिल्ड्रन कौन होंगे, और ये जो जितने फ्रीडम फाइटर थे ये बेसिकली जो है शेख हसीना को कहीं ना कहीं पावर में रहने के लिए जो है हेल्प करते थे। तो शेख हसीना चाहती थी कि ये जो है आपका ये जो कोटा ये बना रहे। लेकिन जब मास लेवल पे जो प्रोटेस्ट होने लगा और काफी 100+ लोगों की डेथ भी हो गई थी, काफी दिनों तक ये प्रोटेस्ट भी जब स्टार्ट हुआ और चलता रहा, तो सरकार पे फिर जो यहाँ के गवर्नमेंट है इन पे प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ। और इस जब देखिए क्या काफी यहाँ पे देखेंगे आप, काफी ज्यादा जब 100+ लोगों की डेथ होने लगी, तो उसके बाद फिर यहाँ का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसका ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट था, इन्होंने स्टे लगा दिया। और उसके बाद फिर इन्होंने फिर क्या किया, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप मोस्ट जॉब कोटास दैट ट्रिगर्ड डेडली प्रोटेस्ट। तो इन्होंने फिर क्या किया, यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था, इन्होंने फिर इन पे स्टे लगाकर और फिर इनको जो बोल दिया कि जो भी मेजोरिटी ऑफ कोटा है वो हटा दिया। अब मेजोरिटी जो है, जो आप देखोगे कि मेजोरिटी इसमें जो है आपका 95% अराउंड 93% जो कोटा आप देखोगे कि ये 93% कोटा जो है अब आपको मिलेगा कहाँ से, ये आपको मेरिट बेस्ड पे ही आएगा। तो इसके बाद जब ये ऑर्डर आते हैं, तो उसके बाद फिर जो है आप बांग्लादेश में देखोगे कि बांग्लादेश में फिर आपका फिर जो जितनी शांति है वो होना स्टार्ट होता है। अब इसी बीच में तो ये सारी चीजें चल रही थी, तो ये जो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, तो ये प्रॉब्लम जो बेसिकली कह सकते हो कि ये जो है यूएस के द्वारा फ्यूल्ड था। यूएस जो है यहाँ का जो फॉल्ट लाइन था कि यहाँ का जॉब का जो कोटा वाला था, इसको एक्सप्लॉइट करने का केस किया कि यहाँ पे आके इन्होंने हाई कोर्ट का और फिर जो फंडिंग है इन्होंने करना स्टार्ट किया। तो यूएस का मैंने आपको एक एंगल बताया कि किस तरीके से जब इनका जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, इन्होंने इसको जब नहीं दिया, तो उसके बाद फिर यहाँ का किस तरीके से फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। तो यूएस का ये वाला एंगल मैंने आपको बताया। दूसरा, अगर आप दूसरा एंगल देखोगे, दूसरा एंगल इसका क्या है कि इसी कंट्रीज में, क्योंकि ये कंट्रीज जो पाकिस्तान जो है, सॉरी बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के पहले ये क्या था कि ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान था, जब ये बांग्लादेश बना था, तो ईस्ट पाकिस्तान का जो लोग था, तो वो जो लोग था, तो लोग तो पहले भी सिंपथाइजर थे किसके, पाकिस्तान के ही थे। तो पाकिस्तान के ही सिंपथाइजर थे, बस यहाँ पे पॉलिटिकल जो पार्टी था वो चेंज हो गया था, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गया था। बट यहाँ पे पहले ही कुछ लोग, जैसे आप देखोगे जमाते इस्लामी जो है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये क्या है कि ये हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप है, कहाँ की, बांग्लादेश की। तो ये क्या करते थे, यहाँ पे रेडिकलाइजेशन, यहाँ के यूथ को रेडिकल करते थे। ये एक फार राइट ग्रुप है आपका बांग्लादेश गवर्नमेंट का। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है, इसको कभी भी तो आप देखोगे कि जब भी अवामी लीग जो है, जो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा रखता था, तो ये जमाते इस्लामी जो ग्रुप है, क्योंकि ये हार्डकोर फंडामेंटली ग्रुप है, बैक्ड बाय आईएसआई, पाकिस्तान आईएसआई। ये स्टार्टिंग से ही, जब ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम से ही ये जमाते इस्लामी जो है बैक्ड बाय आईएसआई है, और यहाँ पे रेडिकलिज्म फैला रहा है। यहाँ पे जो हार्डकोर जो फार राइट जो है आपका फार राइट पॉलिसी है, वो इस चीज को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, जो इस्लामिस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो है अवामी लीग जो है, इस पे प्रेशर हमेशा जमाते इस्लामी जो है प्रेशर किस पे बना कर रखती थी, अवामी लीग पे। तो अवामी लीग क्या किया इन्होंने, अभी आपको अब मैं आईएसआई का एंगल बताता हूँ कि आईएसआई किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये जमाते, तो अभी का जो प्रोटेस्ट हुआ है, तो ये प्रोटेस्ट जो है कंप्लीटली बैक्ड था, वो किसके बैक था, ये यहाँ पे जमाते इस्लामी और यहाँ का जो अपोजिशन पार्टी था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसकी जो 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 मैंने बताया था कि जो पहले की जो प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा जिया, इनको तो शेख हसीना ने जेल में डाल रखा था। तो इनके जो बेटे थे वो बेसिकली बाहर से, ब्रिटेन से इसको लीड कर रहे थे, बीएनपी इस पार्टी को लीड कर, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है इसको लीड कर रहे थे। और यहाँ पे ये जमाते इस्लामी, और यहाँ पे ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो ग्राउंड पे जो जितने भी मोबिलाइजेशन था वो किसके द्वारा हो रहा था, वो जमाते इस्लामी जो है इसमें काफी ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थी। और इन सारे चीजों में जो एक्टिव इनमें पार्टिसिपेशन था वो किसका था, स्टूडेंट यूनियन का। आप देखोगे बांग्लादेश का अगर हिस्ट्री देखोगे, तो बांग्लादेश की हिस्ट्री में काफी जो
बांग्लादेश का हिस्ट्री काफी ज्यादा ऐसा रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा एक्टिव रही है। बांग्लादेश का वॉर हो या फिर और भी जितनी चीजें रही है, तो यहाँ का स्टूडेंट पॉलिटिक्स काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। तो एक्टिव रहा है तो यहाँ की जो पॉलिसी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो प्रेशर ग्रुप के जैसा, जो यहाँ का जो स्टूडेंट ग्रुप है वो एक प्रेशर ग्रुप के जैसा काम करता है। तो अभी भी आप देखोगे कि जो डेस्पोटिक रूल था, शेख हसीना का जो डेस्पोटिक रूल था, जो लास्ट 15 ईयर से चल रहा था, जो इलेक्शन को ये सही तरीके से नहीं कर रही थी, और उसके बाद फिर जो अपोजिशन को आपको क्या है, क्या अपोजिशन को जेल में डाल दे रहे थे, जितने भी डिसेंट थे उसको उस पर क्रैक डाउन कर रहे थे। तो इस डेस्पोटिक रूल से जो जितने भी यहाँ के प्रॉब्लम थे, यहाँ पे जितने भी यहाँ के पॉपुलेशन था वो इनसे परेशान हो गया था। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो काफी ज्यादा राइज हो गया था। एक तो प्रॉब्लम ये था, दूसरा यहाँ पे जो कोविड के बाद से जो बांग्लादेश का जो इकोनॉमी था वो ऑलरेडी जो है डाउन जा रहा था। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, ये सब जो है काफी ज्यादा इशू हो ही रहा था। तो अब ये सारा चीज जो है, अब प्रॉब्लम क्या कर गया कि यहाँ पे जब जॉब का स्कार्स होने लगा, तो ये कोटा सिस्टम जो था वो ऑलरेडी इस पे और क्या था, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि जो कोटा सिस्टम जो बहुत ही ज्यादा, वैसे ही जॉब यहाँ पे कम है, और जो भी गवर्नमेंट जॉब आ रहा है उसमें भी ऑलरेडी ये कोटा जो है यहाँ पे बना हुआ है, रिजर्वेशन किया हुआ है। तो इस वजह से जो है वहां पे सारे स्टूडेंट ने इस पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब इस प्रोटेस्ट को जो है यहाँ पे बैकिंग मिलता है किसका, आईएसआई का, पाकिस्तान का आईएसआई का थ्रू जमाते इस्लामी। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में जो है स्टूडेंट यूनियन काफी ज्यादा एक्टिव है। तो स्टूडेंट यूनियन काफी ज्यादा एक्टिव है, और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं, बेसिकली आप देखोगे जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, द मेन सेंटर ऑफ इस्लामी छात्र शिविर और ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, और सिलेट यूनिवर्सिटी, और राजशाही यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली ये सारे यूनिवर्सिटी जो हैं, और इनफैक्ट ऑल द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वन यूनिवर्सिटी इलेक्शंस इन द लास्ट 3 years वन विद द सपोर्ट ऑफ इस्लामी छात्र शिविर। तो ये जो इस्लामी छात्र शिविर है, ये है आपका किसका, ICS, द स्टूडेंट विंग ऑफ जमाते इस्लामी। तो जमाते इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है वो क्या है आपका, इस्लामी छात्र शिविर। और ये जमाते इस्लामी जो है बैक्ड बाय ISI पाकिस्तान। और इसको फिर यहाँ से फंडिंग कहाँ से मिल रहा है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये 100 मिलियन का फंडिंग, ये जो देख सकते हो क्या, ये फंडिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, चाइना इज लॉस्ट US सीक बजट एलोकेशन ऑफ 100 मिलियन टू स्टॉप पाकिस्तान ओवर रिलायंस ऑन बीजिंग। ये तो इसको अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्या, ये बीजिंग का डेमोक्रेसी रिस्टोर करने का, या बीजिंग से इनको दूर करने के लिए ये तो बोला गया था, बट द रियल मोटिव वाज क्या, ये पैसा इनको इसलिए दिया जा रहा था कि इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए, बांग्लादेश पे प्रेशर बनाने के लिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो ISI है, तो ISI को पैसा कहाँ से मिल रहा है आपका, CIA बैक्ड बाय USA। मतलब USA जो है बेसिकली इन्वॉल्व है, USA और ISI आपका कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनमें प्रोटेस्ट में जमाते इस्लामी इन्वॉल्व है। और जमाते इस्लामी का जो आपका स्टूडेंट विंग है वो क्या है आपका, इस्लामी छात्र शिविर। अभी आपको ये नेक्सस समझ में आया। अब ये नेक्सस क्या है, इस्लामी छात्र शिविर, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं वो बेसिकली इनके सपोर्ट के थ्रू ही जीत कर आए हैं। और आपको देखना पड़ेगा ये सारी यूनिवर्सिटी कहाँ है। अगर ये बांग्लादेश का पॉलिटिकल मैप है, तो बांग्लादेश का ये देखो, ये राजशाही हो गया, ये हो गया सिलेट हो गया, ये हो गया ढाका, और ये हो गया चिटगांव। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट बांग्लादेश हो गया, ये ईस्ट बांग्लादेश हो गया, ये सेंट्रल बांग्लादेश हो गया, और ये साउथ बांग्लादेश हो गया। तो बेसिकली इन सभी जगहों पे आप देख सकते हो कि ये जमाते इस्लामी का प्रेजेंस है स्टूडेंट यूनियन में। तो बेसिकली आप कह सकते हो बांग्लादेश का ये जो ढाका यूनिवर्सिटी हो गया, और जहांगीर यूनिवर्सिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, राजशाही यूनिवर्सिटी आपको यहाँ, सिलेट यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी। तो आप बांग्लादेश को देख सकते हो, एक पूरे बांग्लादेश में आपका स्टूडेंट मोबिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा थ्रू जमाते इस्लामी।
तो जमाते इस्लामी, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो अभी जो सुप्रीम जो इनका हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, इस चीज को प्रोटेस्ट जो है आपको पूरे बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और इस पूरे बांग्लादेश में कहाँ से आया, यहीं से आता है आपका बीएनपी का रोल और फिर जमाते इस्लामी का। तो यहाँ से आपको ये देखने को समझ में आएगा। क्या ये जो यहाँ पे आप ये भी रिपोर्ट देख सकते हो, पाकिस्तान मिशन इन ढाका सस्पेक्टेड ऑफ बैकिंग एंटी हसीना मूवमेंट। तो ये जो है पाकिस्तान मिशन, पाकिस्तान किस तरीके से आईएसआई किसके कैसे यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ बाय जमाते इस्लामी। तो ये सारा चीज आप देख सकते हो। क्या अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो है यूएसए इन्वॉल्व था, क्या उनको जो है मिलिट्री बेस नहीं मिला, तो उसके वजह से इन्होंने फिर ये सारा चीज किल किया। आईएसआई किस तरीके से इन्वॉल्व है, आईएसआई नहीं चाहता है कि यहाँ पे जो है अवामी लीग रहे। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के साथ इनका फ्रेंडली रिलेशन है। जब ये यहाँ पे अगर मान लो मिलिट्री रूल आता है या फिर बीएनपी आती है, तो ये पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन एंजॉय करेगा। और जब अच्छा रिलेशन एंजॉय करेगा तो यहाँ पे जो जमाते इस्लामी जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, वो यहाँ पे क्या करेगा, फंडामेंटलिज्म को जो है बांग्लादेश में पूरे फंडामेंटलिज्म को जो प्रमोट करेगा। और इंडिया के लिए वन ऑफ द मेजर इशू जो मैंने आपको बताया था, क्या जो इंडिया के लिए सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है जो नॉर्थ ईस्ट का, क्या अब 1947 के बाद से भी जो मैंने बताया कि सारे कंट्रीज जो है किस तरीके से बांग्लादेश में अपना बेस बनाकर फिर यहाँ पे इंसर्जेंसी को फ्यूल कर रहे थे। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या नहीं चाह रहे थे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारा स्टेबलाइज रहे। तो अभी क्या होता है कि अभी अगर मान लो पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे अवामी लीग हट जाए और या तो बीएनपी आ जाए या मिलिट्री रूल आ जाए, उससे क्या होगा कि ये जो जमाते इस्लामी है, जमाते इस्लामी यहाँ पे जो ऑलरेडी जो अवामी लीग को अपोज करती है, तो इससे क्या होगा, क्या जमाते इस्लामी जो है यहाँ पे फंडामेंटलिज्म को, काफी ज्यादा हार्डकोर फंडामेंटलिज्म को यहाँ पे प्रमोट करेगा, रेडिकलिज्म को प्रमोट करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बेसिस जो है, जो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है जो नॉर्थ ईस्टर्न में इंसर्जेंसी है, वो जो टेररिस्ट ग्रुप जो है वो यहाँ पे इनको जो बेसिस मिल जाएगा। जब अवामी लीग था तो अवामी लीग का शेख हसीना ने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये चीज इंश्योर किया था कि यहाँ पे जो भी बांग्लादेश का सॉइल है, जो बांग्लादेश का टेरिटरी है, वो यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में जो इंडिया को डैमेज कर रहे हैं, उनको यहाँ पे पेट्रोनाज नहीं मिले। तो ये चीज इंडिया के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही अवामी लीग जो है चली गई है, तो अब जो है पाकिस्तान जो है या तो थ्रू बीएनपी या फिर मिलिट्री रूल या फिर जमाते इस्लामी के थ्रू यहाँ पे हार्डकोर फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करेगा। उससे फिर क्या होगा कि यहाँ पे रेडिकलिज्म बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो है फिर इंडिया से एक थर्ड फ्रंट जो है खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मान लो ये यहाँ पे पाकिस्तान है, तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो क्या यहाँ पे एलओसी है, एलओसी पे एक फ्रंट है। दूसरा यहाँ पे चाइना दिख जाएगा, चाइना पे एलएसी एक फ्रंट है। तो चाइना यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेशर बना रखा है हमारे लद्दाख वाले रीजन में, अरुणाचल वाले रीजन में। तो एक फ्रंट ये यहाँ से यहाँ खुल जाएगा इंडिया का, दूसरा फ्रंट जो है यहाँ से पाकिस्तान का खुल जाएगा, और तीसरा फ्रंट जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है अब जो है यहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू खुल जाएगा, सॉरी बांग्लादेश के थ्रू खुल जाएगा। तो पाकिस्तान का जो बेसिकली जो ये एक पॉलिसी रहा है कि किस तरीके से इंडिया को इंटरनली तोड़ना है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तानी इस तरीके से आईएसआई किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे बेसिस मिलेगा तो फिर वापस से ये इंसर्जेंसी को फ्यूल कर सकते हैं। तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आने वाला टाइम, के यहाँ पे वापस से हो सकता है जो मणिपुर जैसा वायलेंस जो है या फिर इनस्टेबिलिटी, और भी जो असम में उल्फा हो गया, या फिर जितने भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे इंसर्जेंसी एक बार फिर से राइज हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे यूएसए का इन्वॉल्वमेंट दिखा, यहाँ पे पाकिस्तान का आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट दिखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चाइना एंगल। अभी आप रिसेंट पास्ट में देखोगे क्या रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है। अब जैसे रिसेंट पास्ट में देखोगे क्या, अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे शेख हसीना जो है वो चाइना के विजिट पे गई थी। तो चाइना के विजिट पे क्या हुआ कि वहां पे शेख हसीना को ऐसा उम्मीद था कि चाइना से 5 बिलियन का इनको जो है $5 बिलियन जो है इनको मिलेगा लोन, एज अ लोन। बट क्या हुआ, क्या यहाँ पे आकर
चाइना ने सिर्फ पहले प्रॉमिस किया था आपको 5 बिलियन लोन मिलेगा, लेकिन उसके बाद 100 मिलियन का इसको लोन मिला। उसके बाद फिर जो है इनको डिप्लोमेटिक जो जितना जो एक रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला था। तो इस वजह से देखोगे क्या शेख हसीना जो है जो 5 डेज का उनका टूर था, तो लेकिन वो जो है क्या 2 दिन में ही चलकर आ गई थी। अभी ये चीज आपको देखना पड़ेगा क्या चाइना के साथ जो है क्या ऐसा इशू हो गया और चाइना क्यों चाह रहा था, चाइना का यहाँ पे क्या रोल है। आप देखोगे क्या अभी रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, अभी आप देखोगे जैसे रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, तो जो रिसेंट पास्ट में जैसे तीस्ता वाटर सर्वे जो है, जो तीस्ता रिवर का जो सर्वे था, वो जो है ये रिवर प्रोजेक्ट जो है ये जाने वाला था किसको, चाइना को। लेकिन क्या जो है शेख हसीना ने ये किसको, अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे शेख हसीना जो है इंडिया आई थी, तो यहाँ पे ये सारा प्रोजेक्ट पे साइन हुआ, तो इन्होंने क्या किया, क्या ये इंडिया को ऑफर कर दिया। फिर देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है सप्लाई जो है अडानी ग्रुप जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है किनको, बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे अडानी ग्रुप या ये सारे चीज ये सारे बेसिकली। उसके बाद आप देख सकते हो बांग्लादेश का जो मिलिट्री है वो मिलिट्री हार्डवेयर को लेकर काफी ज्यादा कंप्लेन कर रही थी, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो किन से बाय करती है, वो चाइना से बाय करती है। तो वो इस चीज को भी उनको काफी बोल रहा था कि आपका जितना भी प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा खराब है, फॉल्टी चाइनीज आप हमको प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये सारे कंप्लेन्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से चाइना क्या चाह रहा था, चाइना ऑलरेडी नाराज था शेख हसीना से, क्या जो प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला था अब वो जो है इंडिया को प्राइमेसी दे रहे हैं ओवर चाइना। तो ये चीज चाइना को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो डिसकंटेंट है, ये आपको आपको दिखेगा जब शेख हसीना जो है चाइना जाती है, तो वहां पे जो है उसको 5 बिलियन की जगह जो है 100 मिलियन का ही लोन मिलता है। और उसके बाद फिर जो है जो सी जिनपिंग है उससे सही से मिलते भी नहीं है, और फिर ये सारी चीजें अनफोल्ड होती है। तो वहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से शेख हसीना फिर उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ बात नहीं बन रहा है, तो वो फिर 2 दिन में ही वहां पे 5 डेज वो रहने वाली थी। बट ये क्या है कि अपसेट बांग्लादेश पीएम शेख हसीना कट शॉर्ट चाइना विजिट रिटर्न ढाका। तो 5 डेज वो रहने वाली थी, लेकिन वो 2 डेज में ही आ जाता है। अभी देखो जैसे मैंने बताया था क्या इंडिया के जो यहाँ के जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, एक है अवामी लीग और दूसरा कौन है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो जब अवामी लीग क्या है कि ये इंडिया और चाइना के बीच में एक बैलेंस बनाकर चल रही थी कि ना ही इंडिया को ज्यादा फेवर करे ना ही चाइना को, मतलब एक आप कह सकते हो एक बैलेंसिंग एक्ट बना के चल रही थी। लेकिन बीएनपी के साथ क्या है कि ये कंप्लीटली जो है जब भी ये पावर में आती थी या फिर इनका मिलिट्री रूल पावर में आता था, तो इंडिया के साथ इसका काफी खराब रिलेशन हो जाता था, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये पाकिस्तान को ज्यादा फेवर करती थी, चाइना को ज्यादा फेवर करती थी। अभी आप देखोगे तो बीएनपी ये क्या चाह रहा है कि अभी अगर इंडिया का ट्रेड देखोगे बांग्लादेश के साथ, तो इंडिया सरप्लस एंजॉय करता है बांग्लादेश के ट्रेड के साथ। लेकिन बीएनपी क्या चाहती है कि अभी इसी वजह से अभी कुछ दिन पहले आप यहाँ देख सकते हो बीएनपी ने जब अभी इलेक्शन जब हुआ था, तो बीएनपी क्या किया था, इन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन को लॉन्च किया था। जिस तरीके से आप देखोगे कि मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू के आने के बाद इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ था, उसी लाइन पे बांग्लादेश की जो बीएनपी पार्टी थी और जो यहाँ पे जमाते इस्लामी है, उन्होंने सोचा कि हम भी यहाँ पे एंटी इंडिया नैरेटिव को फैलाते हैं, और फिर यहाँ पे इन्होंने इंडिया आउट को कैंपेन को स्टार्ट किया। तो इंडिया आउट कैंपेन को तो यहाँ पे ये चाह रहे थे, तो बीएनपी क्या चाहती है कि ये जो हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, हम इसको रिप्लेस किससे कर दें, चाइना से। तो चाइना के लिए क्या हो गया कि चाइना के लिए तो एक विन विन सिचुएशन हो गया। विन विन सिचुएशन कैसे हो गया कि आप देखो कि क्या वो चाह रहे थे, क्यों अवामी लीग जो है ये सारा जो ये जितने प्रोजेक्ट हैं ये सारा जो है किसको ऑफर कर रहा था, ये जाना चाहिए था एक्चुअली चाइना को, लेकिन ये किसको आ गया, इंडिया को। तो चाइना इस चीज से ऑलरेडी नाराज था, फ्रस्ट्रेटेड था। तो अब ये इन्होंने क्या सोचा कि ठीक है अगर बीएनपी जो है ये जब आएगी तो ये हमारे फेवर में बात कर रही है, चाइना के साथ हम सारा रिलेशन रखेंगे वगैरह वगैरह, और फिर इंडिया के साथ ये प्रेशर भी, इंडिया पे प्रेशर भी क्रिएट करेगा। तो बांग्लादेश के लिए ये कभी भी आप देखोगे चाइना के टर्म्स में इंडिया कभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जो है कभी अच्छा नहीं रहेगा, इंडिया का इकोनॉमिक राइज नहीं हो पाएगा। तो चाइना ये चाहता है कि कभी भी इंडिया जो है ट्रेड जो इकोनॉमिक इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस ना हो, और एक थर्ड फ्रंट जो है अभी जैसे मैंने बताया पाकिस्तान के साथ इसका ऑलरेडी है, बांग्ला इस चाइना के साथ ऑलरेडी है, थर्ड फ्रंट और भी ओपन हो जाएगा चाइना के साथ।
सॉरी बांग्लादेश के साथ ये इस पे थर्ड फ्रंट पे भी इन पे प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो जो मिलिट्री है इंडिया की वो काफी ज्यादा जो है इन पे मिलिट्री जो पे काफी ज्यादा हमारा रिसोर्सेज ड्रेन होने लगेगा और हमारा इकोनॉमिक जो राइज होने वाला था वो हमारा इकोनॉमिक राइज नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आप देख सकते हो, ये गेम प्ले चल रहा था। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि इस वजह से अब बांग्लादेश का जो अवामी लीग था इनको अब फंडिंग चाइना बैकिंग जो था, चाइना बैकिंग आप कह सकते हो, तो चाइना बैकिंग ये अब मिलना खत्म हो गया। क्या अब अवामी लीग जो इनके साथ एंजॉय कर रहा था, अब चाइना यहाँ पे प्ले करने लगा अपना गेम। चाइना क्या किया, इन्होंने यहाँ पे अवामी लीग का ये जो है प्रोटेस्ट है इसको जो है सपोर्ट, प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। प्रोटेस्ट सपोर्ट किया तो इससे क्या हो गया कि जो ऑलरेडी यहाँ पे जो इनके अगेंस्ट में जो चीजें चल रही थी, या तो अब कोई भी पावर में आएगा, या तो अब मिलिट्री पावर में आएगी या जो बीएनपी पावर में आएगी। तो अब मिलिट्री, अभी तो फिलहाल के लिए मिलिट्री आई हुई है, इन्होंने बोला है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो अब जो भी आगे देखो अभी कैसा सिचुएशन चलता है। तो इन एनीवेज अगर इन दोनों में से कोई भी आता है तो ये जो है कैसा जो है हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकली इन दोनों का चाइना के साथ काफी अच्छा रिलेशन रहा है। तो चाइना के लिए ये विन विन सिचुएशन हो गया। तो इसी वजह से आप चाइना फैक्टर भी इग्नोर नहीं कर सकते हो कि यहाँ का जो प्रोटेस्ट है उनको इन्होंने सपोर्ट किया रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इंडिया को प्राइमेसी दे रहे थे। तो ये चीज आपको यहाँ से दिख गया होगा कि बांग्लादेश में तो बेसिकली आज जो बांग्लादेश में जितनी चीजें चली तो उसमें जो आप फॉरेन पावर देखोगे, फॉरेन पावर कौन कौन आपको देखने को मिल जाएगा। यूएसए मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा, यहाँ पे एट द सेम टाइम जो है आपका आपका जितनी पाकिस्तान हो गई, पाकिस्तान आईएसआई, ये सारे एट द सेम टाइम यहाँ पे जो इंडिया का रॉ ये भी कहीं ना ये भी यहाँ पे था। तो ये सारे आप कह सकते हो ये सारे मेजर प्लेयर थे। तो अब इन लोगों ने काफी गेम जो जियो पॉलिटिकल गेम था इन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है काफी हाई लेवल पे इसको सपोर्ट कर दिया। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे जैसे जमाते इस्लामी हो गया, बीएनपी हो गया, ये लोग इन पे ग्राउंड पे इन्होंने सपोर्ट को मेटेरियलाइज किया थ्रू स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे बांग्लादेश में देखने को मिली होगी ये सारी। अब देखो अभी क्या हुआ, तो ये सारी चीजें जब अब एक बार क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई जो है वापस से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देखो आप कि बांग्लादेश का जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा को सिस्टम को जब हटा दिया था उसके बाद फिर जो है ये प्रोटेस्ट जो है क्या हुआ, ये शांत हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेश रिस्टोर इंटरनेट एज स्टूडेंट कॉल ऑफ जॉब कोटा प्रोटेस्ट। ये जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि जो यहाँ पे जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ का कोटा को हटाया तो उसके बाद फिर यहाँ पे कोटा जो है खत्म हो गया था। कोटा खत्म हो गया था तो फिर वापस से ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हो गया था। तो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद से वो वापस से फिर क्यों स्टार्ट हो गया, ये आप देख सकते हो 29 ऑफ जुलाई का ये न्यूज है। 29 ऑफ जुलाई को ये सारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया था, तो ये वापस से कैसे स्टार्ट हो गया, ये वापस से स्टार्ट हो गया उसका रीजन मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि वापस से ये कैसे स्टार्ट हो गया। अब जब वापस क्या हुआ कि अब जैसे शेख हसीना को पता चला कि यहाँ पे जो है ये बीएनपी पार्टी का लोग था और फिर जमाते इस्लामी था, तो इन लोगों ने मिलकर हमारा जो सारा प्रोटेस्ट को, हमारा गेम को खराब किया, हमारे अगेंस्ट में जो है ये सारे प्रोटेस्ट को फ्यूल किया है बेसिकली। तो शेख हसीना जो आज तक 15 ईयर से रूल करते आई हुई है, जैसे इन्होंने मैंने बताया कि सारे अपने क्रैकडाउन करती है, अपने डिसेंट को किस तरीके से पॉलिटिकल अपोजिशन को जेल में डाल देती है, जो इसका डिसेंट है उस पर क्रैकडाउन करती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, क्या वापस से हम इस पे जो हम किया है इसको सबक सिखाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जो प्रोटेस्टर्स हैं जो इन्होंने किया है उसको जो है उस पे चार्जेस लगेगा, उन पे वगैरह वगैरह के जो यहाँ पे डैमेज किए हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। साथ में इन्होंने क्या किया कि जो जमाते इस्लामी था, जो यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी बांग्लादेश, इन्होंने क्या किया इस पे क्या टेररिज्म के चार्जेस लगाकर इसको बैन कर दिया। ये आप देख सकते हो न्यूज, ये न्यूज है आपका 1 अगस्त का। तो 29 को क्या हुआ कि 29 को प्रोटेस्ट को कॉल अप किया गया। उसके बाद फिर शेख हसीना ने बोली कि ठीक है भाई, अब जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो अब वापस से हम जो है अब जो जो यहाँ पे इनमें ये जो इन्वॉल्व थे हम उसको
करेंगे अब जो इनका जो काम करने का तरीका है, तो उन्होंने सोचा वापस से हम इनको अब सबक सिखाते हैं। तो सबक सिखाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने जो यहाँ पे जितने प्रोटेस्टर्स इन्वॉल्व थे, जो स्टूडेंट सारे जो लीड कर रहे थे बेसिकली, उन पे इन्होंने एफआईआर कर दिया, बेसिकली चार्जेस लगा दिए। और उसके बाद फिर जो जमाते इस्लामी थी उस पे जो है इसको इन्होंने बैन कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। इस वजह से अब क्या हुआ कि और इन लोगों के जो बेसिकली आप कह सकते हो आप वहां पे इन्होंने इसको रजाकार डिक्लेयर कर दिया। रजाकार जो बेसिकली आप कह सकते हो क्या, जो यहाँ का एंटी नेशनल आप कह सकते हो एक तरीका का, जो क्या ये जो स्टूडेंट है ये एंटी नेशनल है वगैरह वगैरह, ये सारा नैरेटिव फैलाना स्टार्ट किया। बीएनपी के जो लीडर्स हैं उनको इन पे क्रैक डाउन करना स्टार्ट किया। तो इसी वजह से जो वहां पे ऑलरेडी जो डिस्कंटेंट था, जो सिमरिंग डिस्कंटेंट था जो उन लोगों में, यहाँ के पॉपुलेशन में, कि ये डिस्पोटिक रूल कर रही है, जो इनका डिक्टेटोरियल जो नेचर था क्या, इस वजह से तो यहाँ का लोग परेशान था इस चीज से। ऑलरेडी वो चाह रहे थे कि यहाँ से इनको हटाना है। इस वजह से अब इन्होंने क्या किया, ये लास्ट नेल ऑन द कॉफिन का काम किया। किसके लिए, शेख हसीना के लिए। जैसे ही इन्होंने ये सारा काम लिया, स्टूडेंट पे एफआईआर करना और फिर ये जमाते इस्लामी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक बैन कर देना और उसके बाद बीएनपी पे क्रैकडाउन करना, तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि वापस से ये प्रोटेस्ट जो है वापस से यहाँ देखो आप शुरू हो गए। प्रोटेस्ट एंड वायलेंस ब्रेक आउट अगेन इन बांग्लादेश एमिड कॉल्स फॉर द गवर्नमेंट रेजिग्नेशन। अब क्या है, इनका डिमांड क्या था, कोटा अब इनका डिमांड नहीं रह गया। अब इनका डिमांड क्या हो गया कि हमें गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन चाहिए। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि वापस से जब आप देखोगे क्या, वापस से ये अभी कल परसों अभी आप देखोगे 2-3 तारीख से क्या, ये यहाँ पे आप देखोगे एटलीस्ट 300 डेड, कर्फ्यू बैक, व्हाई हैव प्रोटेस्ट एंड वायलेंस रिटर्न टू द स्ट्रीट ऑफ बांग्लादेश। तो अब इनका डिमांड क्या था, कि अब इनका डिमांड था क्या, गवर्नमेंट जो है, अब हम लोग गवर्नमेंट को चाहते कि ये रिजाइन करे और इससे नीचे हम लोग जो है किसी बात पे हम लोग नहीं रुकेंगे। तो अब देख सकते हो कि उसके बाद फिर जो है काफी ज्यादा जो यहाँ पे जो जितने भी मॉब थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके बाद फिर मिलिट्री ने, फिर सारे जो इनके मिलिट्री थे उन्होंने अपने में बात किया और उसके बाद फिर इन्होंने मिलिट्री शेख हसीना को बोला कि आपको 45 मिनट्स दिया जाता है, आप ये कंट्री को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही फिर जो है आपको कल का न्यूज़ मिलेगा, क्या कल के न्यूज़ में यहाँ पे आप देख सकते हो शेख हसीना को 45 मिनट दिया गया और फिर 45 मिनट में इन्होंने अपना जैसे तैसे जो भी सारा सामान था, जैसा जो भी कुछ हुआ, इन्होंने मिलिट्री चॉपर से फिर ये बांग्लादेश को छोड़कर भागी। और फिर ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये फिर कहाँ लैंड किया, इंडिया में। तो इस अब ये चीज़ अब यहाँ भी देख सकते हो कि जो वो लोग पहले भी बोलते थे बांग्लादेश में ऑलरेडी अवामी लीग को लेकर एक जो था, क्या ये जो सपोर्ट, क्या ये इंडिया से इनको सपोर्ट मिल रहा है, इंडिया से इनको सपोर्ट मिल रहा है, तो इंडिया के अगेंस्ट में जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो जनरेट हो रहा था, वो चीज़ अब यहाँ से और भी जनरेट हो रहा है। क्या बांग्लादेश जो शेख हसीना को पेट्रोनाइज कौन दे रहा है, वो दे रहा है हमारा इंडिया दे रहा है। तो अभी शेख हसीना जो फिलहाल के लिए वो आई है कहाँ, हमारे न्यू दिल्ली में है। वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बांग्लादेश पीएम शेख हसीना लैंड्स इन इंडिया, मीट अजीत डोवाल, टेकन टू सेफ हाउस। तो अभी इंडिया में है और ये चाह रही है, ये एसाइलम के लिए सीख कर रही है कहाँ, तो एसाइलम के लिए सीख कर रही है, चाह रही है कि यूके में इसको पॉलिटिकल एसाइलम मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आप ये न्यूज़ देख सकते हो, ये आज का न्यूज़ है यहाँ पे 6 अगस्त का। ये देख सकते हो कि ये 6 अगस्त का इन्होंने क्या किया, यूएस ने इनका वीज़ा को कैंसिल कर दिया और यूके क्या किया है, इनका असाइलम को डिनाइज कर दिया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ से दिख जाएगा। यूएस तो पहले से ही चाह रहा था कि इनके गवर्नमेंट को टॉपल करना है, इनका रिजिम चेंज करना है। उसके बाद आपको जो डोनाल्ड लो जो है, इन्होंने आके अपना काम कर दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है ये सारा चीज़ गेम चला है। तो अब जो है, अब क्या आगे, तो अब जो है शेख हसीना ऑलरेडी यहाँ से छोड़कर भाग चुकी है, अभी फिलहाल के लिए इंडिया में है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, इनको असलम मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये सारा चीज़ यूएस बैक्ड है, फॉरेन वेस्ट कंट्रीज जो वेस्ट है उनको बैक्ड है, तो उनका चांसेस बहुत ही कम है। बाकी आप देख सकते हो ये भी एक एग्जाम्पल है किस तरीके से यूके जो है, यूएस जो है, अभी उनका देखोगे सबसे पहला कमेंट जो है, जहाँ कहीं भी अगर अभी देखोगे कि ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी वाला अगर आता है क्या, तो वही चीज़ आ जाता है, फिर यूएस का हिपोक्रेसी आ जाता है सामने। क्या अभी ये जो है अभी मिलिट्री रूल को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं ठीक है, वापस से इंटरिम गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। मतलब
ओवरऑल ये क्या है कि शेख हसीना को हटाना चाह रहा था और ये इस चीज को लेजिटिमाइज कर रहा है, यूएस सबसे पहले जो है इस चीज को लेजिटिमाइज कर रहा है। तो आपको ये चीज देखने को मिल सकता है। अब इंडिया के लिए व्हाट नेक्स्ट, तो ये चीज आपको इंडिया के लिए अगर देखने को मिलेगा तो इंडिया के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे अब चांसेस है काफी ज्यादा स्टेबलाइज होने का, क्या वहाँ पे इंसर्जेंसी काफी ज्यादा हो सकता है। वहाँ पे इंडिया के केस में अगर देखोगे कश्मीर में ऑलरेडी पाकिस्तान वहाँ पे इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान जो है हो सकता है बांग्लादेश में जो है JKI के थ्रू जो यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट आउटफिट है उसको वापस से यहाँ पे जो है यहाँ पे बेसिस मिल जाएगा। तो हो सकता है हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वापस से वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। अब आगे क्या हो सकता है, तो आगे आप देखोगे क्या अभी ये सारा शिफ्ट तो जब अब डोनाल्ड ट्रंप का जो अब यूएस के केस में अगर मैं एक और पर्सपेक्टिव दूं तो यूएस के केस में अभी क्या देखोगे, क्या यूएस के केस में क्या है, क्या यूएस के केस में अभी डोनाल्ड ट्रंप है, उनका कंप्लीट फोकस कहाँ है, रसिया पे। रसिया पे कंप्लीट फोकस है और रसिया पे अभी जैसे ही अभी जो है सॉरी जो बाइडन का अभी जो बाइडन का जो अभी फोकस है वो कहाँ है, रसिया पे। वो रसिया को मेन इनमी मानता है, उनका कंप्लीट फोकस कहाँ है, यूरोप पे है। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत कर आते हैं, अगर अगर देखोगे क्या नवंबर में इलेक्शन होने वाला है और अभी तक जैसा चांस बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है जीत कर आ जाए। और जैसे ही ये जीत कर आएगा तो इन्होंने इनका अगर आप देखोगे क्या इनके अगर आप भाषण सुनोगे तो उनमें आपको क्लियरली मिल जाएगा कि ये यूरोप को रसिया को प्रायोरिटी नहीं देंगे। इनके लिए सबसे मेन जो है प्रायोरिटी होगा वो कौन होगा, चाइना होगा। चाइना उसका मेन थ्रेट है, हमको चाइना को काउंटर करना है। और जब चाइना को काउंटर करना है तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंडो पैसिफिक जो है वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आएगा। और लाइमलाइट में आने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जितने जो इंडो पैसिफिक में जितने कंट्रीज थे, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, फिलीपींस, छोटे छोटे कंट्री, ये जितने भी कंट्रीज है जो चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए आ सकता है, वो सारे कंट्रीज में आपको दिखेगा कि यूएस का प्रेजेंस काफी ज्यादा हाईली एक्टिव तरीके से दिखने को मिलेगा। आपको मतलब क्या क्या होगा कि जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं उनमें अगर यूएस का नैरेटिव फिट नहीं बैठेगा, उसका अगर यूएस का इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वहां पे पार्टी नहीं होगी तो वहां पे इसी तरीके से सरकार गिरेगी, प्रोटेस्ट बढ़ेंगे और चीजें काफी ज्यादा होगी। तो अब जो मैंने एक और चीज बताया कि म्यांमार में जो जो मैंने बताया था कि जो क्रिश्चियन कंट्रीज का जो मैंने बताया था, तो थोड़ा पॉपुलेशन कहाँ था, वो था आपका कहाँ, बांग्लादेश का था, इंडिया का था और म्यांमार का। तो नेक्स्ट जो है म्यांमार में ऑलरेडी ये कहाँ है, मिलिट्री रूल पे है। तो मिलिट्री रूल जो यहाँ का जो मिलिट्री है वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है किसको, मिलिट्री सपोर्ट करती है यहाँ पे चाइना को सपोर्ट कर रही है। तो आपको नेक्स्ट जो है अगला आपको अगर प्रोटेस्ट कहीं देखने को मिलेगा तो वो आपको देखने को मिलेगा म्यांमार में। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या होगा कि ये सारे प्रोसेस जो है वापस से फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जितने छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो बेसिकली एक इंडिया जो यूएस और चाइना के हेजमनी जो बेसिकली इस हेजमनी के डोमिनेंस में जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो छोटे छोटे पॉन बनेंगे, वो जो है इसका इसका काफी ज्यादा इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सेम केस होगा इंडिया के केस में। इंडिया के केस में भी अब देखना रहेगा किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, किस तरीके से इंडिया इन चीजों को टैकल करता है, वो आगे देखने को रहेगा। फिलहाल आपको इस सारे वीडियो में, ये काफी लंबा वीडियो हो गया है लेकिन होपफुली आपको ये बात समझ में आया रहेगा कि कैसे जो जितने फॉरेन पावर है, जितने भी यूएस हो गए, यूके हो गए, जो भी चाइना हो गए, ये किस तरीके से किसी भी कंट्रीज के फॉल्ट लाइन को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। जहाँ पे जो अगर आप बोलोगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी उस कंट्रीज में होता है, बस उस कंट्रीज का किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, कैसे उसको फ्यूल करना है, कैसे उसको आर्म्स एंड एम्यूनेशन देना है, रिसोर्सेस देना है, बैकिंग देना है, ये सारा चीज जो है ये फॉरेन पावर करती है। ये सारे जो है उनके बैकिंग जो है फॉरेन बैकिंग होता है। तो ये जो है जो जियो पॉलिटिक्स जो है अपने तरीके से अपने कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो जैसा होता है फिर वो अपने तरीके से करता है। ये सारा जो है बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से। तो अभी रिसेंट है आपको देखेगा कि अभी साउथ एशिया में पाकिस्तान में ऑलरेडी सिचुएशन क्या है पता है। इंडिया के रिस्पेक्ट में पाकिस्तान कभी भी इंडिया का कितना हमारा प्यारा है वो आपको पता है। श्रीलंका के केस में भी आप देख सकते हो, बांग्लादेश के केस में देख सकते हो, नेपाल के केस में भी जो केपी ओली अभी बना है वो भी चाइना प्रो है। तो आपको इंडिया के केस में अभी मालदीव भी जो है वो भी चाइना प्रो है, मोहम्मद मुइज़। तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा अभी एक चैलेंजिंग है सिचुएशन। क्या अभी यहाँ पे जितने भी हमारे लिए जो डिप्लोमेसी करना है या फिर जो हमारा जो जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करता है, तो इंडिया के लिए काफी आने वाला टाइम काफी चैलेंजिंग होने वाला है। तो वो देखना रहेगा क्या
किस तरीके से इंडिया इन सारे प्रॉब्लम को टैकल करता है। होपफुली इंडिया इस चीज़ को अच्छे से टैकल करेगा और हम अच्छे से सभी कुछ कर पाएंगे और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पर्टिकुलरली स्टेबलाइज रहे। तो इस उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आया रहेगा, क्या किस तरीके से बातें चलती है, किस तरीके से फॉरेन पावर्स जो है एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। अगेन आपको ये जो जो मैंने बताया कि ये सारा जो कोड था वो आपको समझ में आया रहेगा कि कोई भी किसी कंट्री का कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता। आपको यहाँ पे हेजमनी किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, आपको ये पता होगा कि यहाँ से किसी भी कंट्री का आप उनके साथ मिलो, अच्छे रिलेशन बनाओ और उसको किस तरीके से फिर उनको आपको मारना है, किल करना है तो उनके वल्नरेबिलिटीज़ को, उनका जो फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसको मारना कैसे है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड हुई है, ये सारा इसमें आपको समझ में आया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।